आज की क्लास में हम लोग कवर करेंगे एग्जेक्टिव का लास्ट लेक्चर, और इसमें हम लोग कवर करने वाले हैं एग्जेक्टिव के लास्ट 20-22 साल में एसएससी में पूछे गए लगभग सभी क्वेश्चन, चाहे वो सीजीएल में पूछा गया हो, चाहे वो सीएचएसएल में पूछा गया हो, चाहे वो एमटीएस में पूछा गया हो, चाहे स्टोनो में पूछा गया। एक बार आप 20-22 साल में एसएससी ने जिस भी वैरायटी के क्वेश्चन बनाए, अगर उनको एक बार आप कवर कर लेते हो तो एग्जेक्टिव का लगभग सारा आइडिया कवर हो जाता है। सो जब एग्जेक्टिव के क्वेश्चन सॉल्व करने जाते हो तो एग्जेक्टिव और एडवर्ब दो ऐसे चैप्टर होते हैं जिनके एरर जल्दी दिखाई नहीं देते हैं। तो एग्जेक्टिव के जो क्वेश्चंस के एरर सॉल्व करने का तरीका होता है, इसको दो तरीके से हम टैकल कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि जब भी आप क्वेश्चन देखते हो तो क्वेश्चन किस तरीके से देखना चाहिए। एग्जेक्टिव के चैप्टर में एक बात तो ये होती है कि जब आप थ्योरी का पार्ट पढ़ते हो तो थ्योरी में कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिसमें आपको पॉइंट्स याद रह जाते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल लेके बताऊं, आपको ये पता है कि फ्यू कहाँ पे इस्तेमाल होगा, लिटिल कहाँ पे इस्तेमाल होगा, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ आपको पॉजिटिव डिग्री अगर लगानी हो तो आपको पता है एज के बीच में रखोगे, सो एज के बीच में रखोगे। आपको एक बात ये पता है कि मोर के साथ जो है देन आता है, सुपरलेटिव डिग्री के पहले आप जो है द लगाओगे, आप जैसे एग्जेक्टिव का इस्तेमाल करोगे। तो इस तरीके के थ्योरी पढ़ते वक्त कुछ डेटा याद रह जाते हैं। तो कई बार क्वेश्चन पढ़ते वक्त वो डेटा डायरेक्टली दिख जाते हैं, तो क्वेश्चन जो होता है वो आपका सेकेंड्स में सॉल्व हो जाता है। एग्जेक्टिव से कुछ डेप्थ वाले क्वेश्चन आते हैं। जब मैं बात करता हूँ डेप्थ की, तो डेप्थ हमेशा बेसिक्स में होता है। अगर आपने एग्जेक्टिव का जो डेफिनेशन है ना, डेफिनेशन अच्छे से पढ़ रखा है तो इसका जो क्वेश्चन होता है ना वो अच्छा होता है। जैसे मैं आपको एक वो बताऊं कि इसका सबसे जो अच्छा क्वेश्चन बनता है वो जो दिखाई नहीं देता, वो ये होता है कि एक चैप्टर आएगा जिसका नाम है पार्टिसिपल, जो वर्ब से बनता है। एक चैप्टर आएगा पार्टिसिपल चैप्टर देखोगे तो उसमें होता क्या है, जो वर्ब होती है, वर्ब की एक V3 फॉर्म होती है, वर्ब की एक ING फॉर्म होती है। इसको पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं, इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। तो जब वर्ब को एग्जेक्टिव की तरह इस्तेमाल करना हो, एग्जेक्टिव के प्लेस में इस्तेमाल करना हो, या तो V3 वर्जन इस्तेमाल करते हैं या VING वर्जन इस्तेमाल करते हैं। और एक और वर्जन होता है जिसमें कई बार क्या होता है, एबिलिटी, अगर वर्ब के अंदर कोई एक्शन की एबिलिटी दिखाना हो तो उन दोनों चीज़ों को मिला के उसका एग्जेक्टिव फॉर्म करते हो। उसके लिए आप सफिक्स एबल जोड़ते हो। तो जैसे वर्क है वर्केबल हो गया, ईट है इटेबल हो गया। मतलब वर्ब में क्या है कि वर्ब में एबल जोड़ोगे उसका एग्जेक्टिव बन जाएगा। तो बेस में निकाल के यहां से भी पार्टिसिपल से भी अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वो सारे के सारे जो क्वेश्चन के ब्लस है वो इनमें दिखाई देंगे, और पार्टिसिपल का एक अलग से चैप्टर भी पढ़ोगे। तो 80% जो चीज़ है वो यहाँ पे क्लियर हो जाती है। 20% जो बचा हुआ चीज़ है वो पार्टिसिपल के चैप्टर में जाके ही क्लियर होगा। तो अगर 20% जो चीज़ें हैं जो यहाँ पे नहीं समझ में आएगी तो यहाँ पे वो डेटा याद रखना पड़ेगा। जब पार्टिसिपल का चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा तब वहाँ पे जाके कवर हो जाएगा। तो कुछ चीज़ें ऐसी होगी जो यहाँ पे डाइसी स्थिति में फंसी रहेगी, जो आपको पार्टिसिपल के चैप्टर में कंप्लीट होगी। कुछ और चीज़ें हैं, जैसे बेस की बात करूं तो एक और बहुत कंफ्यूजन वाला पॉइंट है जो मैं पहले ही आपको बता दूं। एक फॉर्मूला है जो हम लोगों ने आपको पढ़ाया है कि सब्जेक्ट जो है वो लिंकिंग वर्ब के थ्रू जुड़ी होती है, किससे, उसके कॉम्प्लीमेंट से। और जब हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट की, तो कॉम्प्लीमेंट की जगह जो आता है वो नाउन, प्रोनाउन या फिर एग्जेक्टिव, तो इनमें से कोई हो सकता है। तो ज़्यादातर एग्जेक्टिव को देखोगे, एग्जेक्टिव जो है अपने नाउन के साथ पहले आता है। इस केस में जो एग्जेक्टिव है वो वर्ब के बाद आता है। नाउन के लिए आता है, इसके लिए आता है, लेकिन किसके बाद आता है, वर्ब के बाद आता है। ये प्रेडिकेटिव यूज हो गया उसका। तो इसको पहचानने में, प्रेडिकेटिव यूज को पहचानने में वो दिक्कत होती है। वो प्रैक्टिस के बाद फिर आपको समझ में आती है। इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए जो है कि किधर किधर पे एग्जेक्टिव प्लेस है। और दूसरा जो तरीका ये है वो ये है जो कंसेप्ट पे लाई करता है, मतलब बेसिक्स में लाई करता है कि सेंटेंस के अंदर आप ये ढूंढ पाओ कि कहाँ कहाँ पे एग्जेक्टिव लगा हुआ है। और कहाँ कहाँ पे एग्जेक्टिव लगा हुआ है उसके लिए सिंपल सा फंडा होता है कि बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक के चैप्टर में आपको एक चीज मैंने सिखा दिया था, सब्जेक्ट यूनिट और ऑब्जेक्ट यूनिट। बस आपको ये पता होना चाहिए सब्जेक्ट यूनिट कहाँ होता है, ऑब्जेक्ट यूनिट कहाँ होता है। तो सब्जेक्ट यूनिट में आपको पता है नाउन आपका मेन वर्ड होता है, इसको मॉडिफाई करने के लिए आपका एग्जेक्टिव आता है। तो एग्जेक्टिव की खास बात क्या होती है, इसके डेफिनेशन में लिखा गया है कि जब तक नाउन नहीं आएगा तब तक एग्जेक्टिव नहीं आएगा। नाउन ढूंढ लो, उसके पहले होगा या उसके बाद में होगा, बस यही चीज होती है। नाउन ढूंढ लो, नाउन के पहले होगा या नाउन के बाद में होगा। तो यही सावधानी आपको बरतनी पड़ती है। तो चलो 1 बाय 1 करके सारे क्वेश्चन को टैकल करते हैं। ये 2-3 बातें हैं, दोनों तीनों बातों को ध्यान में रखते हुए चलेंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसको आपको इंपॉर्टेंट लिख के चलना पड़ेगा, क्योंकि उनके जो कंसेप्ट है वो रिवाइज करने के लिए दूसरे चैप्टर में दोबारा मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर टिक करके चलोगे कि नहीं इनको दोबारा से पढ़ना है ना, तभी उस पर अच्छा खासा कमांड बना पाओगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है जो कि आया एसएससी सेक्शन ऑफिसर 1997 में। अब हमने 1997 से क्वेश्चन उठाया और आज तक के सारे क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे। These days job opportunities are not as better as they used to be in the early 70s। अब ये है ना की पॉइंट पे है, मतलब अगर आपने थ्योरी अच्छा कवर कर रखा है तो आपको सीधे सीधे एक चीज दिख जाएगी। जरा यहाँ पे देखना, ये लिखा हुआ है एज बेटर एज। अब आपको पता है कि एज के बीच में आप पॉजिटिव डिग्री लिखते हो।
या फिर सो एच के बीच में पॉजिटिव डिग्री रखते हो। पर यहाँ पे क्या लिखा हुआ, कंपैरेटिव डिग्री, क्योंकि गुड पॉजिटिव होता है, बेटर कंपैरेटिव डिग्री होता है, तो यहाँ पे आपको क्या लगाने की जरूरत है, गुड लगाने की जरूरत है। अब अगर आपने थ्योरी का पोर्शन अच्छे से पढ़ रखा है तो सीधे सीधे दिखाई दे जाएगा, अगर थ्योरी का पोर्शन अगर सही से नहीं पढ़ रखा है तो ये सीधे सीधे नहीं दिखाई देगा। जबकि मैं दूसरे क्वेश्चन की बात करूं, अनलेस इट इज एक्सेप्टेड टू बोथ द पार्टीज एन आर्बिट्रेटर वुड बी ऑफ नो यूज टू सेटल दिस डिस्प्यूट। ये एसएससी सेक्शन ऑफिसर में 1997 में पूछा गया। ये आसान क्वेश्चन था और ये मेरा मानना है कि सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चों के लिए बहुत आसान था, लेकिन अगर यूपी बोर्ड वाले बच्चे हैं तो उनके लिए काफी ट्रिकी क्वेश्चन था, क्योंकि ये बहुत गहराई से पूछा गया है। अब जैसे मैं आपको यहां बताऊं, अनलेस इट इज एक्सेप्टेड टू बोथ द पार्टीज एंड आर्बिट्रेटर वुड बी ऑफ नो यूज टू सेटल दिस डिस्प्यूट। इस क्वेश्चन में 3 कंसेप्ट है। अब 3 कंसेप्ट कैसे देखना, एक तो इसमें कंसेप्ट जो है वो एग्जेक्टिव का है, और एग्जेक्टिव में जो कंसेप्ट है वो कुछ इस तरीके से है कि आपका एक फॉर्मूला है, सब्जेक्ट प्लस लिंकिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस लिंकिंग वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट, एक ये फॉर्मूला लगता है। दूसरा एक जो चीज है इसमें कंसेप्ट है पैसिव वॉइस का। पैसिव वॉइस में क्या होता है कि आप जो इस्तेमाल करते हो इज, आर, एम के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, और तीसरा जो कंसेप्ट इसमें लग रहा है वो लग रहा है प्रीपोजिशन का। किसका लग रहा है, प्रीपोजिशन का, जिसको हम नाम देते हैं फिक्स प्रीपोजिशन। अब ये चैप्टर हम पढ़ रहे हैं एग्जेक्टिव में, तो इसको जो हम देखेंगे वो प्रीपोजिशन और जो एग्जेक्टिव का कंसेप्ट है इससे मिक्स करके हम देखेंगे कि इसमें इस तरीके से क्या क्वेश्चन में ऐसा कुछ रखा गया, और क्वेश्चन काफी अच्छा है। जैसे अनलेस इट इज एक्सेप्टेड टू बोथ द पार्टीज एंड आर्बिट्रेटर वुड बी ऑफ नो यूज टू सेटल दिस डिस्प्यूट। जैसे हम ये चलते हैं, ये हमारा कनेक्टर है, कनेक्टर के बाद आया इट, कनेक्टर के बाद आता है इट, और उसके बाद लिखा है इज। ये हो गया आपका प्रोनाउन, मैं इसको मान लेता हूं सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद इज, आर, एम जैसे ही देखते हो तो ये मेन वर्ब की तरह अगर काम करे तो लिंकिंग वर्ब की तरह पॉसिबिलिटी है इसकी। तो यहां पे जैसे इज लिखा है, मैं इसको लिंकिंग वर्ब की तरह लेता हूं, इसके बाद जो आना चाहिए वो आना चाहिए कॉम्प्लीमेंट। और एक और इसके साथ जो है पैसिव वॉइस पढ़ोगे तो आपको एक बात पता चलेगा कि इज, आर, एम के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है या वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, इसका मतलब है पैसिव वॉइस होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, पैसिव वॉइस। तो यहां पे एक बात देखोगे तो यहां पे क्या लिखा है, अनलेस इट इज एक्सेप्टेड, तो इज के पास एक्सेप्ट जो है वर्ब का फर्स्ट वन है और इसका V3 फॉर्म लिखा हुआ है। लेकिन जब ये एक्सेप्टेड लिखा जाता है तो फिक्स प्रीपोजिशन में एक बात याद रखिएगा कि जब ये पैसिव वॉइस में आता है तो एक्सेप्टेड अपने बाद टू नहीं लेता है, बाई लिखता है। तो सेंटेंस को करेक्ट कर सकते हो, सेंटेंस अगर कुछ इस तरीके से लिखो, अनलेस इट इज एक्सेप्टेड बाई बोथ द पार्टीज, जब तक कि यह दोनों पार्टीज को एक्सेप्ट ना हो, एन आर्बिट्रेटर का मतलब होता है मध्यस्थ, जो बीच में सुलह कराता है, वुड बी ऑफ नो यूज टू सेटल डिस्प्यूट, उसका कोई काम नहीं है, वो इस डिस्प्यूट को सेटल नहीं कर सकता है। तो पैसिव वॉइस के कंसेप्ट में टू को बाई में बदलना पड़ेगा, लेकिन एग्जेक्टिव के चैप्टर में है तो आप इसको ऐसे देखो कि इसको एक दूसरे तरीके से करेक्ट कर सकते हो। अगर आप इसको ऐसे रख लो, अनलेस इट इज एक्सेप्टेड की जगह यहां पे कॉम्प्लीमेंट डाल लो। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, ये यहां पे एग्जेक्टिव होना चाहिए, अगर वर्ब है तो वर्ब का एग्जेक्टिव फॉर्म लगाना पड़ेगा, और एक्सेप्ट का जो है जो एग्जेक्टिव फॉर्म लगाओगे वो एक्सेप्टेबल लगाओगे। क्या लगाओगे, एक्सेप्टेबल। और इसके साथ आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इसके साथ लगता है प्रीपोजिशन टू, तो यहां से ऑलरेडी प्रीपोजिशन टू है तो एक्सेप्ट की जगह आपको एक्सेप्टेबल टू लिखना पड़ेगा। तो इस सेंटेंस को 2 तरीके से करेक्ट कर सकते हो, एक्सेप्ट के साथ बाई लगा के, एक्सेप्टेड के साथ बाई लगा के, या इसको एग्जेक्टिव में बदल लो, एक्सेप्ट का एक्सेप्टेबल। यहां पे मैं एक और चीज आपको सिखा देता हूं कि वर्ब जो होती है आपकी, जो वर्ब होती है इसका जो एग्जेक्टिव वर्जन इस्तेमाल करना होता है, 3 तरीके से आप इसका एग्जेक्टिव वर्जन इस्तेमाल करते हो। एक एग्जेक्टिव वर्जन होता है जिसमें आप सफिक्स एबल जोड़ते हो, जैसे एक्सेप्ट में आपने जोड़ा एक्सेप्टेबल, ठीक है। इसका V3 वर्जन इस्तेमाल करते हो या V का ING वर्जन इस्तेमाल करते हो। ये पार्टिसिपल के चैप्टर में इसकी पूरी डिटेल सीखोगे, लेकिन आपको समझना होगा कि वर्ब का कब एबल वर्जन इस्तेमाल करते हो, वर्ब का कब V3 वर्जन इस्तेमाल करते हो, वर्ब का कब ING वर्जन इस्तेमाल करते हो। देखो, अगर आपका कोई एक्शन वर्ड है उसको नाउन के डिस्क्रिप्टिव पार्ट में इस्तेमाल करना है और उसमें कहीं एबिलिटी मतलब संभावनाएं दिखाई दे कि ये वाला एक्शन परफॉर्म हो सकता है, ये वाला एक्शन परफॉर्म हो सकता है, एक्शन शुरू नहीं हुआ है, बात अगर हमें ये करना है कि ये एक्शन किया जा सकता है और एग्जेक्टिव की जगह इस्तेमाल करना है, तब आप उसके साथ एबल शब्द का इस्तेमाल करते हो।
अगर कोई ऐसा एक्शन है जो स्टार्ट होके खत्म हो गया है और उसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में इस्तेमाल करना है तो आप V3 वर्जन इस्तेमाल करते हो, और अगर कोई एक्शन स्टार्ट हो गया है और अभी चल रहा है और उसको डिस्क्रिप्टिव वर्जन में इस्तेमाल करना हो तो वर्ब की ING वाला वर्जन जो है इस्तेमाल करते हो डिस्क्रिप्टिव पार्ट के लिए एज एन एग्जेक्टिव। तो ये इसका कंसेप्ट होता है, कब वर्ब का एबल इस्तेमाल करते हो, कब वर्ब का V3 इस्तेमाल करते हो, कब वर्ब का ING वर्जन इस्तेमाल करते हो। तो ये बात भी आप अपनी कॉपी में नोट कर लो कि वर्ब के जो है एबल, ING और V3 फॉर्म एग्जेक्टिव की तरह इस्तेमाल होते हैं। ये वाला जो होता है वो पार्टिसिपल के चैप्टर में सीखोगे, और एबल वाला तो अभी समझ लो, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अच्छा कंसेप्ट है। वर्ब जब एग्जेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है तो आपको उस एक्शन में ये देखना पड़ेगा कि एक्शन शुरू हो गया है, खत्म नहीं हुआ तो ING, एक्शन शुरू होकर खत्म हो गया है इसका मतलब हो गया, जैसे हमने बोला इट इज एक्सेप्टेड तो मतलब एक्सेप्ट किया जा चुका है, इट इज एक्सेप्टेबल तो लोग सोच रहे हैं कि एक्सेप्ट किया जा सकता है, एक्शन अभी शुरू ही नहीं हुआ है। और अगर मैं एक्सेप्टिंग बोल दूं तो इसका मतलब ये हो गया एक्सेप्टिंग समथिंग, इसका मतलब है कि एक्सेप्ट कर रहे हो, मतलब शुरुआत आपने कर ली, खत्म नहीं किया है। तो ING चल रहा है, V3 खत्म हो गया है, एबल वाला वर्जन, इसका मतलब है कि यार संभावनाएं ढूंढ रहे हो कि हाँ ऐसा एक्शन किया जा सकता है और उसको डिस्क्रिप्टिव पार्ट में डालना है। तो ये थोड़ा इसका टेक्निकल डेफिनेशन है जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे दो तरीके से सेंटेंस करेक्ट कर सकते हो। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, ऑल्दो द पुलिस ऑफिसर सिंपैथाइज्ड विथ पुअर ही रिफ्यूज टू टेक एन एक्शन अगेंस्ट द रिच मैन। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो आपको एक छोटा सा रूल पढ़ाया गया था और वो की पॉइंट याद होना चाहिए आपको। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट जो की पॉइंट याद होना चाहिए, अगर कोई प्रीपोजिशन आपने देखा, विथ आपको पता है प्रीपोजिशन होता है, इसके बाद आप हमेशा क्या लगाते हो, ऑब्जेक्ट यूनिट। और ऑब्जेक्ट यूनिट में नाउन का होना कंपलसरी। भाई ऑब्जेक्ट तभी बनेगा जब नाउन कोई उसका मेन वर्ड आएगा। इसमें एक ही वर्ड है क्योंकि इसके बाद फिर से प्रोनाउन स्टार्ट हो गया, फिर से प्रोनाउन स्टार्ट हो गया है, तो विथ के बाद इसका ऑब्जेक्ट यूनिट आना चाहिए। तो ऑब्जेक्ट यूनिट में अगर एक ही वर्ड होता है तो नाउन होना चाहिए। पुअर आपका क्या होता है, एग्जेक्टिव होता है। इसका नाउन वर्जन कैसे बना सकते हो, इसके पहले आर्टिकल द लगा दो, तो ये क्या हो गया आपका, विथ द पुअर लिख सकते हो। या फिर इसकी जगह जो है पुअर अगर एग्जेक्टिव की तरह इस्तेमाल करते हो तो इसके बाद में कोई नाउन जोड़ दो, विथ पुअर मैन, तब भी सेंटेंस सही हो जाएगा। समझ रहे बात? तो ये आपको समझना है कि ये बेसिक कंसेप्ट है ना। प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट यूनिट आता है और ऑब्जेक्ट में एक नाउन होना जरूरी है, और एग्जेक्टिव लिखा हुआ है तो इसका जो है आपको नाउन बनाने के लिए इसके पहले आर्टिकल द जो है ऐड करना पड़ेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर अगर 4 की बात करें, द टू फर्स्ट टू अराइव वेयर द लकी रिसिपिएंट्स ऑफ ए सरप्राइज गिफ्ट। अब देखो जैसे मैं सेंटेंस पढ़ना स्टार्ट करता हूं ना मैं इसकी मीनिंग समझने की कोशिश करूंगा ना कुछ समझने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मुझे ये पॉइंट दिख जाता है। लिखा है द टू फर्स्ट टू अराइव, तो पढ़ते वक्त जब हम ऑर्डिनल और कॉर्डिनल पढ़ते हैं तो हमने याद किया था कि ओसी का ऑर्डर रखते हैं, और ओसी के ऑर्डर यहाँ पर रिवर्स रख दिया गया है। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, द फर्स्ट टू टू अराइव, सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। इवन तो अगर इसकी मीनिंग नहीं पता है तभी भी आप सेंटेंस पूरी तरीके से कर जाओगे। तो जो आपका एसएससी का एग्जाम होता है, एसएससी के एग्जाम में आपको लाइन बाय लाइन रूल्स, लाइन बाय लाइन चीजें याद होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, इवन टूडे इट इज इनक्रेडुलस टू थिंक दैट मेन हैव वॉक्ड ऑन द मून। अब देखो मैं यहां पे चलूं, इवन टूडे आज के समय पे, अब यहां पे लिखा इट इज इनक्रेडुलस। जो इनक्रेडुलस होता है ये भी आपका एग्जेक्टिव है, ये भी आपका एग्जेक्टिव है, और इट इज लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये है आपका सब्जेक्ट, ये है लिंकिंग वर्ब, और ये है आपका क्या, एग्जेक्टिव। टू थिंक दैट मेन हैव वॉक्ड ऑन द मून। अब टू के बाद लिखा हुआ है टू थिंक, ये आपका इन्फिनिटी हो गया, उसके बाद दैट कनेक्टर है, फिर मैन है, मैन आपका सब्जेक्ट हो गया, फिर ये वर्ब है, हैव वॉक्ड ये आपका ऑब्जेक्ट है, प्रीपोजिशन लिखा है, फिर उसका ऑब्जेक्ट यूनिट लिखा हुआ है। ये पूरा इस तरीके का स्ट्रक्चर है। यहां पे जो ये क्वेश्चन है ये है एग्जेक्टिव का ही, लेकिन एग्जेक्टिव में भी इसके शब्द भंडार पे है। एक शब्द होता है इनक्रेडुलस, एक होता है इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल। अब इनक्रेडुलस और इनक्रेडिबल के बीच का डिफरेंस समझना पड़ेगा आपको। इनक्रेडुलस का मतलब होता है स्केप्टिकल, इनक्रेडिबल का मतलब होता है जो है कोई ऐसी चीज जो विश्वास करने लायक है और वो आश्चर्य की बात है, यार ये कैसे हो गया, लेकिन वो विश्वास करने योग्य है। और आप इनक्रेडुलस तब इस्तेमाल करते हो जब आप संदेही होता है। जैसे आपके किसी दोस्त ने बोला, आपको पता चला कि यार ये लड़का बहुत बेवकूफ़ सा था, इसको कुछ नहीं आता, मैथ नहीं आता, इंग्लिश नहीं आती, किसी ने आके सडनली आके आपको बोल दिया अरे सीजीएल क्रैक हो गया, उसका टॉप कर दिया लौंडे ने, तो आप क्या करते हो, आप संदेह में आ जाते हो, सच में ऐसी बात है, समझ रहे हो ना। तो अगर आपको संदेह आने लगे तब आप जो शब्द इस्तेमाल करते हो एग्जेक्टिव की तरह, वो इस्तेमाल करते हो इनक्रेडुलस। और जब आपको इस तरीके से बोला जाए, यार ऐसा अचीव कर लिया गया,
मतलब पहले सोचा जा रहा था कि यार ये असंभव है, लेकिन वो संभव हो गया। जैसे ये सेंटेंस है, सेंटेंस में ये बोला गया है कि आज के दिन भी ये मानना बड़ा आश्चर्यजनक लगता है कि लोग चंद्रमा पे पहुंच गए, लेकिन चंद्रमा पे पहुंच तो गए हैं ना, ये बात तो सच है ना, इसमें कोई संदेह वाली बात तो है नहीं। तो अगर संदेह ना हो तो इनक्रेडिबल इस्तेमाल करते हो, अगर संदेह हो तो इनक्रेडिबलस इस्तेमाल करते हो। तो यहाँ पे कोई संदेह नहीं है, तो जो आप इस्तेमाल करते हो वो इनक्रेडिबल इस्तेमाल करोगे शब्द, ना कि इनक्रेडिबलस इस्तेमाल करोगे। तो ये एग्जेक्टिव के चैप्टर का क्वेश्चन है, क्योंकि एग्जेक्टिव के वर्ड मीनिंग से रिलेटेड है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ द वर्स्ट कम टू वर्स्ट आई विल हैव टू बिड गुड बाय टू माई स्टडीज एंड ज्वाइन माई फैमिली बिजनेस। एक तो क्वेश्चन नंबर 6वां जो है वो फ्रेज पे बेस्ड है और बेसिक कंसेप्ट पे बेस्ड है। बेसिक कंसेप्ट क्या है कि आपको पता है कि बैड, वर्स और वर्स्ट होता है। ये होता है बैड, ये होता है वर्स, और ये सुपरलेटिव डिग्री होता है वर्स्ट। और सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द का लगा होना अनिवार्य है, और यहाँ पे लगा हुआ ऑलरेडी। और इफ द वर्स्ट कम्स टू वर्स्ट मतलब कितना खराब से खराब दिन आएगा, इसीलिए फ्रेज इस्तेमाल किया जाता है। तो ये बहुत छोटा सा चीज है जो पॉइंटर के फॉर्म में सीधे सीधे दिख रहा है। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन तोड़ता हूं, आपको ब्रेक करने भी आना चाहिए। मतलब एग्जेक्टिव में एक तो होना चाहिए आपको छोटे छोटे एलिमेंट्स में ब्रेक करने आना चाहिए। तो अगर मैं ब्रेक करके आपको सिखाऊं कि सेंटेंस को आप कैसे ब्रेक करोगे, तो बिल्कुल हमारा बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक वाला जो चैप्टर अगर वो याद होगा तो उसको याद रखो। एक तो किसी भी सेंटेंस में दो चीजें पहचानने की कोशिश करो जो आसान होता है। देखो, वर्ब पहचानना बहुत आसान होता है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों पहचानना आसान होता है। प्रीपोजिशन पहचानना बहुत आसान होता है, और प्रीपोजिशन के बाद जो दूसरा चीज आता है वो आता है कनेक्टर। जो कंजंक्शन होते हैं, कंजंक्शंस पहचानना बहुत आसान होता है। ये सेंटेंस के अंदर तीन चीजें अगर आप पहचान गए हो तो आपका काम बिल्कुल आसान हो जाएगा। जैसे अगर मैं बात करूं वर्ब के पहले क्या आता है, सब्जेक्ट यूनिट। सब्जेक्ट यूनिट, जहां सब्जेक्ट यूनिट होगा वहीं पे नाउन होगा, और नाउन होगा तो उसी के बाजू में एडजेक्टिव होगा। वर्ब के बाद आपका क्या आता है, ऑब्जेक्ट यूनिट आता है। अगर ऑब्जेक्ट यूनिट आता है तो इसमें भी नाउन आएगा, तो इसी के बाजू में एडजेक्टिव होगा। जो प्रीपोजिशन होता है हमेशा अपने बाद ऑब्जेक्ट यूनिट लेता है। अगर ऑब्जेक्ट यूनिट लेगा तो इसके अंदर नाउन आएगा, तो यहाँ पे एडजेक्टिव आ सकता है। जो कंजंक्शन होता है, जैसा स्ट्रक्चर इधर होगा वैसा स्ट्रक्चर इधर होगा, तो अगर इधर एडजेक्टिव है तो उधर भी एडजेक्टिव होगा। इधर अगर सब्जेक्ट यूनिट है तो उधर भी सब्जेक्ट यूनिट हो सकता है, इधर ऑब्जेक्ट यूनिट है तो उधर भी ऑब्जेक्ट यूनिट हो सकता है, क्योंकि कंजंक्शन सिमिलर चीजों को जोड़ता है। तो इस तरीके से पूरे सेंटेंस को ब्रेक कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 7 चलो ब्रेक करते हैं, की पॉइंटर्स पे बाद में आएंगे। इन बातों को ध्यान रखते हुए पहले ब्रेक करते हैं। सबसे पहले सेंटेंस को ब्रेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वर्ब ढूंढो, प्रीपोजिशन ढूंढो और कनेक्टर्स ढूंढो। लिखा है द इंटरिम रिपोर्ट डज नॉट एनालाइज। डज नॉट एनालाइज जैसे लिखा है तो मुझे ये पता चल गया कि ये हमारा वर्ब यूनिट है, वर्ब यूनिट है। जैसे ही वर्ब यूनिट देखने को मिल गया, इसके बाद हमको पता चलेगा आगे। इसके बाद ये पता है कि ये अपने बाद इधर जो है ऑब्जेक्ट यूनिट लेगा, ध्यान से देखिएगा, और इसके जो है लेफ्ट साइड में, इसके लेफ्ट साइड में क्या लेगा, इसके लेफ्ट साइड में सब्जेक्ट यूनिट लेगा, सब्जेक्ट यूनिट लेगा। तो अगर मैं बात करूं तो सब्जेक्ट यूनिट में आपका नाउन हो सकता है, सब्जेक्ट यूनिट में जो आपका प्रोनाउन हो सकता है, सब्जेक्ट यूनिट में आर्टिकल और एडजेक्टिव हो सकता है। अब ये देखना है कि जो सब्जेक्ट यूनिट है कितने कंपोनेंट से मिला है। ये 3 कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है। 3 कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है, मतलब देखो एक आर्टिकल हो गया, दूसरा जो है क्या है, रिपोर्ट हो गया, एक तो आपका नाउन होगा, नाउन लास्ट वाला ही वर्ड होता है, उसके बचा हुआ बीच में जो शब्द फंसता है, आर्टिकल और नाउन के बीच में जो शब्द आता है वो आता है एग्जेक्टिव, वो आता है एग्जेक्टिव। तो इंटरिम यहाँ पे एग्जेक्टिव है। फिर उसके बाद अगर मैं इधर पे चलूँ, ये अपने बाद ऑब्जेक्ट लेता है। अब जैसे ये मैं देखता हूँ तो देखो ये यहाँ पे हमको दिखाई देता है ऑब्जेक्ट यूनिट। अब जैसे मैं ऑब्जेक्ट यूनिट देखता हूँ तो ये हमारा जो कॉजेज लिखा हुआ है ये प्लूरल वर्जन बना हुआ है, मतलब ये नाउन हो गया। इसके बाद लिखा हुआ प्रिंसिपल और ये लिखा हुआ आर्टिकल द, तो ये जो है ये क्या हो गया, ये हो गया इसका एग्जेक्टिव। और ये जो थ्रोली लगा हुआ है, बाद में पता चलेगा कि एनालाइज जो वर्ब है, वर्ब का मॉडिफायर होता है, एडवर्ब होता है। ये वर्ब यूनिट में ही पूरा का पूरा आ जाएगा क्योंकि आर्टिकल द यहां से स्टार्ट हुआ है। इसके बाद देखो यहाँ पे प्रीपोजिशन लिखा है, प्रीपोजिशन अपने बाद क्या लेगा, प्रीपोजिशन अपने बाद फिर से ऑब्जेक्ट यूनिट लेगा, और द डिजास्टर लिखा है, ये आपका नाउन हो गया और ये आपका आर्टिकल हो गया। तो इस तरीके से आपने एक एक शब्द को उसके फंक्शंस में ब्रेक कर दिया कि उसका क्या पार्ट ऑफ स्पीच है, क्या फंक्शन करेगा वो यहाँ पे। अब आपको देखना है कि क्या गलत है। अब एग्जेक्टिव का चैप्टर देख रहे हो तो आपको पता है द इंटरिम रिपोर्ट आपने हमेशा न्यूज में सुन रखा होगा, तो इसमें आपको कहीं कोई इश्यूज नहीं होगा। लेकिन अगर याद होगा आपको नाउन का चैप्टर पढ़ाया गया है, तो नाउन के चैप्टर में 2 चीजें पढ़ाई गई, एक पढ़ाया गया प्रिंसिपल और दूसरा पढ़ाया गया प्रिंसिपल। और एक प्रिंसिपल दूसरा प्रिंसिपल, मतलब दोनों की स्पेलिंग में क्या फर्क है, एक ये होता है। ये वाला जो प्रिंसिपल होता है नाउन की तरह भी काम करता है, ये एग्जेक्टिव की तरह काम करता है, पर ये वाला प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत और ये होता है नाउन। क्या होता है, ये होता है नाउन। तो अगर आपको
कॉजेज का प्रिंसिपल कॉजेज के लिए मतलब यहाँ पे अगर एग्जेक्टिव चाहिए तो ये प्रिंसिपल PRINCPAL होता है। इस प्रिंसिपल का मतलब एग्जेक्टिव की तरह होता है मुख्य या प्रमुख बोल सकते हो, और इस प्रिंसिपल का मतलब होता है नाउन की तरह प्रधानाचार्य, और इस प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत। क्या होता है? सिद्धांत। तो जो आपको करेक्ट स्ट्रक्चर लगाना है वो चाहिए एग्जेक्टिव, ये है नाउन, इसको रिमूव करोगे, आपको बताना है मुख्य कारण, तो कौन सा शब्द होना चाहिए? वो यहां होना चाहिए। और ये वैसे भी आप रट के आए हो, नाउन के चैप्टर में आपको स्मार्ट बुक की किताब में साफ साफ लिखा गया कि प्रिंसिपल और प्रिंसिपल के बीच का क्या फर्क होता है। तो फर्क ये है कि ये यहाँ पे कॉजेज का एग्जेक्टिव चाहिए, कॉजेज का एग्जेक्टिव चाहिए तो प्रिंसिपल यहाँ पे एग्जेक्टिव आके फिट बैठेगा। तो इस तरीके से सेंटेंस को ब्रेक कर सकते हो, कोई भी सेंटेंस आप ब्रेक कर सकते हो। चलो और कोई क्वेश्चन मिलेगा तो अभी करके दिखाते हैं। द सॉइल वॉज मॉइस्ट एज देयर वॉज लिटिल रेन द डे बिफोर। अब देखो जैसे फ्यू और लिटिल किसी सेंटेंस के अंदर आया तो आपको पक्का पता है यार वहां तो चेक करना ही करना, ये तो की पॉइंट है हमारा, उसमें सेंटेंस भी पूरा चेक नहीं करना होता है। अब जैसे मैं बात करता हूँ लिटिल, और ये क्वेश्चन क्लास में भी कराया था थ्योरी पढ़ाते वक्त कि द सॉइल वॉज मॉइस्ट एज देयर वॉज लिटिल रेन द डे बिफोर। देखो अगर जमीन गीला है तो पक्की बात है यार, जमीन गीला होने का मतलब बारिश थोड़ी तो हुई होगी। अब लिटिल रेन का मतलब है कि बारिश ऊपर से तो गिरी पर जमीन पे पहुंची नहीं, ना के बराबर बारिश, मतलब ऊपर से गिरी ऊपर ही सूख गई। ए लिटिल लिखोगे तो मतलब ऊपर से आई थोड़ी थोड़ी बहुत यहाँ पे टपक गई, तो जमीन तभी गीला होगा। तो यहाँ पे क्या लगाने की जरूरत है? ए लिटिल लगाने की जरूरत है। तो कुछ तो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ब्रेक हो जाते हैं, जो फटाफट ब्रेक हो जाते हैं, और कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मतलब ऐसा होता है पॉइंटर्स के फॉर्म में होते हैं। पॉइंटर्स अगर आप देखोगे तो सीधे सीधे पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, द मैनेजर वॉन्टेड टू नो हु हैड अराइव्ड अर्ली दैट डे, द कैशियर और द अकाउंटेंट। क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा मुझे समय देना पड़ेगा आपको समझाने के लिए। देखो ये कंपेयर करने का एक क्लासिक एग्जाम्पल है। सबसे पहले तो सेंटेंस देखो, द मैनेजर वांटेड टू नो, मैनेजर जानना चाहता था, हु हैड अराइव्ड कौन आया, कौन हु हैड अराइव्ड कौन आया, अर्ली दैट डे द कैशियर और द अकाउंटेंट, किसी दिन आने की बात हो रही, कैशियर जल्दी आया या अकाउंटेंट जल्दी आया। तो यहां पे दो नाउन है, यहां पे दो नाउन है और दोनों का एक एग्जेक्टिव है आने का। कौन अर्ली आया मतलब एक अकाउंटेंट है एक कैशियर है, तो दोनों के बीच में जल्दी आने का कंपैरिजन चल रहा है। लेकिन किस तरीके का कंपैरिजन चल रहा है? ग्रेटर देन लेस का देन का। जब ग्रेटर देन लेस देन चलाते हो तब आपको यह पता होता है कि आप कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हो। कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करने का मतलब होता है अर्ली का अर्लियर बनाना पड़ेगा, अर्ली का अर्लियर बनाना पड़ेगा। IER यहां पे लगा दोगे बन जाएगा अर्लियर। लेकिन आप बोलोगे सर ये जो ER है ना इसके बाद आपको देन भी लगाना पड़ेगा। तो एक बात समझना यहीं से, इसी क्वेश्चन से, कि आप ER के साथ देन तब लगाते हो जब एक नाउन इधर होता है दूसरा नाउन इधर होता है। अगर दोनों नाउन जो है राइट साइड में हो और अगर एग्जेक्टिव इस साइड में हो तब आप ER लगा के काम चलाते हो, तब आपको देन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो अर्लियर देन या ER देन तब लगाते हो जब एक एग्जेक्टिव एक नाउन इस साइड दूसरा नाउन इस साइड हो। तो अगर दोनों नाउन एक साइड हो तो आपको देन लगाने की जरूरत नहीं है। यहां पे देन आप रिमूव करके आप ER के साथ जा सकते हो। तो द मैनेजर वांटेड टू नो हु हैड अराइव्ड अर्लियर दैट डे द कैशियर और द अकाउंटेंट। तो अकाउंटेंट भी आया कैशियर भी आया, कौन जल्दी आया? दोनों नाउन एक साइड में है, इस वजह से आपको क्या लगाना पड़ेगा? ER, सिर्फ देन की जरूरत नहीं है। तो ये बात ध्यान रख लेना, अपनी कॉपी में नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 10वां है, दो इट्स ग्लॉस कैन फूल फ्यू अनवरी कस्टमर्स इट वुड नॉट बी डिफिकल्ट फॉर क्लेवर वंस टू जज इट्स रियल वर्थ। अब जैसे इसमें देखो फ्यू आया, तो ये जो कीवर्ड आया इसको देख के मुझे पता चल गया कि भाई नहीं, यहाँ पे हमको एरर चेक करना है। सेंटेंस की मीनिंग ये है कि मान लो कोई चीज है, बोल रहा है कि यद्यपि जो है किसी चीज का जो ग्लॉस है वो कुछ लोगों को बेवकूफ बना सकता है, लेकिन एक अगर दिमागदार कस्टमर है ना तो इसका रियल वर्थ पहचान लेगा। तो यहाँ बात ये नहीं हो रहा है कि भाई नगड़ के बराबर जो है कस्टमर को जो है फूल बना सकता है, कुछ कस्टमर को तो फूल बना लेगा ना। तो इस केस में कुछ केसेस में आपको ए फ्यू डालना पड़ेगा, क्योंकि ये कस्टमर्स है, काउंटेबल नाउन है, काउंटेबल के साथ आप फ्यू ही लगाओगे, लिटिल नहीं लगाओगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, ऑफ द बिलियन ऑफ स्टार इन द गैलेक्सी हाउ मच आर सुटेबल फॉर द लाइफ। यहाँ पे देखो एक बात है, क्योंकि आप स्टार्स की बात कर रहे हो, स्टार्स काउंटेबल नाउन होता है और ऐसे केस में आपको मच की जगह जो इस्तेमाल करना चाहिए वो मेनी इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको आप मतलब की पॉइंट जो क्लास में पढ़ते हो ना उसको देख के ही आप सॉल्व कर लेते हो। इसमें आपको पार्ट में ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक करने की जरूरत नहीं पड़ती। जब आपको क्वेश्चन में कहीं सोल्यूशन ही देखने को ना मिले कि कोई जो आपने थ्योरी पढ़ा है, उसके बाद फिर आपको ब्रेक करने की जरूरत पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 12 है, अच्छा क्वेश्चन है, मतलब ज्यादातर बच्चे इसे सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन एक दो बच्चे होते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे इन दैट होलसेल शॉप दे डू नॉट सेल फीवर देन 10 बैग्स ऑफ राइस।
उस होलसेल शॉप में वो 10 बैग मतलब राइस जो होती है उसके 10 बैग से कम जो है नहीं बेचते हैं। अब यहाँ पे देखो फ्यू इस्तेमाल हुआ है, फ्यू का जो है कंपैरेटिव डिग्री इस्तेमाल हुआ है देन के साथ, तो फीवर देन 10 बैग्स ऑफ राइस। यहाँ पे बात ये आती है ना, कई बार क्या होता है कि राइस की बात करते हैं तो राइस पता है लोगों को कि अनकाउंटेबल नाउन है, तो हम यहाँ पे फ्यू नहीं लिटिल लगाएंगे। तो ये नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे होता है राइस नहीं गिन सकते हो, लेकिन अगर उसके बोरे 1 बोरा 2 बोरा 3 बोरा 4 बोरा ऐसे करके रखा है तो बोरे गिन सकते हो। तो यहाँ पे बैग्स की बात हो रही है, तो बैग्स के लिए फीवर आया है, तो इस सेंटेंस में किसी तरीके का एरर नहीं है। तो कई बार क्या होता है कि एग्जामिनेशन में इस तरीके का जो है सेंटेंस आता है, उसमें भी आदमी एरर फाइंड आउट करने की कोशिश करता है, ठीक है। और मैं एक और चीज आपको बता देता हूं, अब जैसे लिखा इन दैट होलसेल शॉप, ये क्या है, ये आपका प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, इसमें किसी भी तरीके का जो है कोई एरर नहीं है। दे डू नॉट सेल, डू नॉट सेल लिखा हुआ है और दे देखो यहाँ पे है, ये है आपका क्या, ये आपका प्रोनाउन है और ये हो गया आपका सब्जेक्ट, ये है टोटल वर्ब। फीवर देन 10 बैग्स ऑफ राइस कंपेयर किया जा रहा है कि भाई 10 बैग से कम वो बेचते नहीं है। तो इस सेंटेंस में कहीं पे कोई वैसे भी दिखाई नहीं दे रहा है कि एरर है, बस इसी एक जगह है जहां पे लग सकता था कि एरर है, एरर नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 30 है, आई फाउंड द 2 फर्स्ट चैप्टर ऑफ द बुक पर्टिकुलरली इंटरेस्टिंग। अब देखो 2 फर्स्ट लिखा हुआ है, ये ओसी का ऑर्डर चाहिए, फर्स्ट 2 लगाना पड़ेगा, देख के ही पता चल गया सेकंड्स में कि क्वेश्चन में एरर है। क्वेश्चन नंबर 14 है, ए मोमेंट डिले वुड हैव प्रूव्ड कॉस्टली इन द सिचुएशन। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है जिसको आपको ब्रेक करना पड़ेगा। जैसे मैं बोलता हूँ ए मोमेंट डिले वुड हैव प्रूव्ड, अब वुड हैव प्रूव्ड की बात करोगे तो वर्ब यूनिट है, उसके बाद कॉस्टली इन द सिचुएशन, प्रूव्ड कॉस्टली इन द सिचुएशन, प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, आर्टिकल है, नाउन है, अपने आप में प्रीपोजिशन के बाद का जो यूनिट है ऑब्जेक्ट यूनिट पूरा है। अब यहाँ पे इसके बाद है, ये है आपका क्या, ये आपका सब्जेक्ट यूनिट है, ये हो गया आपका नाउन, ये हो गया आपका एग्जेक्टिव और ये हो गया आपका आर्टिकल। तो एक जो नाउन के चैप्टर में पढ़ा है आपने ये पढ़ा है कि नाउन के बाजू में नाउन रखते हैं, नाउन के बाजू में नाउन रखते हैं और ये वाला जो नाउन होता है ये एग्जेक्टिव या डिस्क्रिप्टिव की तरह काम करता है। तो ये नाउन एग्जेक्टिव के प्लेस पे नाउन वाला फॉर्म डायरेक्टली तभी रखते हैं जब उसका कोई एग्जेक्टिव वर्जन बना ना हो। जब उसका एग्जेक्टिव वर्जन बना हो तब उसका एग्जेक्टिव वर्जन ही लिखते हैं। जैसे मोमेंट का मतलब होता है क्षण, और मोमेंट्री इसी से बना है, ERY जोड़ोगे मोमेंट्री, तो मोमेंट्री का मतलब होता है क्षणिक, ये एग्जेक्टिव की तरह काम करता है। तो मोमेंट का एग्जेक्टिव वर्जन ऑलरेडी होता है, तो अगर किसी नाउन का एग्जेक्टिव वर्जन है तो एग्जेक्टिव की जगह प्लेस कर रहे हो तो उसका एग्जेक्टिव वर्जन ही प्लेस करो। कहते हैं ना कि अगर किसी प्लेस पे बनाने के लिए उसका एक वर्जन बनाया गया है तो उसको रखो ना भाई। तो यहां पे आपको मोमेंट की जगह क्या रखना पड़ेगा, मोमेंट्री रखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हेन माय सिस्टर वाज इल आई वेंट टू द हॉस्पिटल ऑन अल्टरनेटिव डेज। देखो यार, एक तो यहाँ पे प्रीपोजिशन है, ठीक है, दूसरा उसके बाद क्या है, ये उसका ऑब्जेक्ट है, ये है आपका नाउन और ये है उसका एग्जेक्टिव, ठीक है। अब व्हेन माय सिस्टर वाज इल, माई सिस्टर ये कनेक्टर है, व्हेन माई सिस्टर वॉज इल आई वेंट टू, वॉज इल लिखा हुआ ना, फिर आई वेंट, फिर टू द हॉस्पिटल, ये ऑब्जेक्ट यूनिट अपने आप में सही है। मैं क्या ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं, मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं एग्जेक्टिव। एग्जेक्टिव कहाँ है, मेरी सिस्टर बीमार थी, सिस्टर वॉज इल, बीमार थी, तो जो इल होना है ये क्या है, ये उसकी एक कंडीशन है, लेकिन यहाँ पे जो है ये एग्जेक्टिव रखा गया हुआ है, ये एग्जेक्टिव है, सिस्टर वॉज इल। तो सिस्टर वॉज इल में कोई बुराई नहीं है, ये हो गया आपका सब्जेक्ट, ये हो गया क्या है वर्ब, ये हो गया उसका कॉम्प्लीमेंट, सब ठीक है। यहाँ पे जैसे देखते हो ना, तो ये कुछ ऐसे एग्जेक्टिव होते हैं जिनको आपको मीनिंग वाइज समझना है। लिखा हुआ है अल्टरनेटिव डेज, एक होता है अल्टरनेट, एक होता है अल्टरनेट। अल्टरनेट का मतलब होता है एक दिन छोड़ के एक, और अल्टरनेटिव का मतलब होता है ऑप्शनल। जैसे मैं सब्सटीट्यूट बोलो कि आज मैं पढ़ा रहा हूं, मेरे अल्टरनेटिव जैसर हो सकते हैं। और दूसरी चीज़ हो रही है, जैसे कि हम मंडे से लेकर फ्राइडे तक क्लास रख रहे हैं, तो आज मैंने क्लास लिया, कल जो है जैसर ने क्लास लिया, तो ये होता है कि अल्टरनेटिव डेज पे क्लास ले रहे हैं। तो बात सेंटेंस ये कह रहा है कि व्हेन माय सिस्टर वाज इल, मेरी जब सिस्टर बीमार थी मैं हॉस्पिटल जाता था एक दिन छोड़ के एक। तो जो करेक्ट एग्जेक्टिव होगा वो होगा अल्टरनेटिव, ना कि अल्टरनेट होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 आर इंडिस्पेंसिबल टूल्स फॉर द डेलिकेट आई सर्जरी। आपको याद होगा नाउन में डायरेक्टली क्वेश्चन किया था, जो ये है सर्जरी जो है आपका नाउन है और आइज भी आपका नाउन है। तो जब नाउन के बाजू में नाउन रखते हैं तो ये वाला नाउन डिस्क्रिप्टिव रोल प्ले करता है, और डिस्क्रिप्टिव रोल जब नाउन प्ले करता है तो उसका प्लूरल वर्जन नहीं बनाते। अब आप इसको अगर समझने की कोशिश भी करो कि कैसे जो है ये एग्जेक्टिव है, तभी भी आप समझो। लेजर्स आर इंडिस्पेंसिबल टूल्स फॉर द डेलिकेट आई सर्जरी, फॉर लिखा है, द डेलिकेट लिखा है।
अब आप इसमें समझो, ये प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद वो अपना ऑब्जेक्ट यूनिट लेगा, एक शब्द, दो शब्द, तीन शब्द, चार शब्द। तो आपको पता है आखिरी वाला नाउन होगा, और उसके अलावा सारा का सारा जो होता है वो नाउन नहीं होता। एग्जेक्टिव हो सकता है, एक से ज़्यादा एग्जेक्टिव हो सकता है, एडवर्ब हो सकता है, और आर्टिकल हो सकता है। तो मतलब आइज जो है ये नाउन का रोल यहाँ तो प्ले नहीं करेगा, डिस्क्रिप्टिव पार्ट ही प्ले करेगा। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे आपको इसका कौन सा वर्जन रखना पड़ेगा, इसका डिस्क्रिप्टिव वर्जन रखना पड़ेगा, मतलब इसको प्लूरल नहीं बना सकते हो, ठीक है। नाउन जब भी डिस्क्रिप्टिव पार्ट या डिस्क्रिप्टिव रोल प्ले करता है तो उसका प्लूरल वर्जन नहीं बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, इट वॉज ए प्लीजेंट 4 hours ड्राइव फ्रॉम पुणे टू नासिक। ये उसी कंसेप्ट पे बेस्ड है, क्योंकि नाउन के बाजू में जब नाउन रखते हैं तो इस नाउन का जो है प्लूरल वर्जन नहीं बनता है। 4 hours ड्राइव है ना, तो ड्राइव जो है आपका नाउन है, यहाँ पे 4 hours लिखने की जरूरत नहीं है, 4 hour ड्राइव लिखते हो आप, ठीक है। इट वॉज ए प्लीजेंट 4 hour, इट वॉज ये था, उसके बाद आर्टिकल ए लगा हुआ है, एग्जेक्टिव है, ये भी एग्जेक्टिव है, और देन ये आपका नाउन है, ये कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट का नाउन है, नाउन के साथ उसका डिस्क्रिप्टिव पार्ट भी लगा हुआ, फ्रॉम पुणे टू नासिक, फिर प्रीपोजिशन है, फिर उसका ऑब्जेक्ट है, फिर प्रीपोजिशन है, फिर उसका ऑब्जेक्ट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, देयर आर सो मेनी फिल्थ ऑल अराउंड द प्लेस। देखो जब भी मच और मेनी आया सेंटेंस में, इसके बाद देख लेना कि काउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल, मेनी है तो काउंटेबल होना चाहिए। फिल्थ जो है आपका अनकाउंटेबल नाउन होता है, फिल्थ का मतलब कीचड़, दलदल। 19 है, वी आर गोइंग टू लॉन्च दिस 3 crore प्रोजेक्ट विद इन द नेक्स्ट फ्यू आवर्स। देखो प्रोजेक्ट आपका नाउन इस्तेमाल हुआ है, नाउन के बाजू में फिर से जो रखा गया है नाउन रखा है, तो 3 crore रखना पड़ेगा, 3 crores नहीं लिख सकते हो। फिर 20th है, आफ्टर ए केयरफुली इन्वेस्टिगेशन वी डिस्कवर्ड दैट द हाउस वाज इन्फेस्टेड विथ टर्माइट्स। क्वेश्चन नंबर 20 को जरा ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन में खास बात क्या है, ये देखो प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन अपने बाद ऑब्जेक्ट लेगा, आफ्टर ए केयरफुल इन्वेस्टिगेशन, उसके बाद यहां से चालू होता है अगला प्रोनाउन और बात अगली स्टार्ट होती है। तो इसका ये मतलब हो गया, ये नाउन हो गया, ये आर्टिकल हो गया, और ये क्या होगा, ये होगा आपका एग्जेक्टिव। और एक बात समझना कि केयर मतलब वर्ब हो गया, केयरफुल हो गया, और केयरफुल्ली हो गया, केयरफुल्ली हो गया। तो जो फुल लगता है वो फुल लगा के सफिक्स एग्जेक्टिव बनाया जाता है, और फुल्ली लगा के जो है आपका जो सफिक्स लगा के आपका एडवर्ब बनाया जाता है। तो केयरफुली जो होता है वो एडवर्ब होता है, और यहाँ जो चाहिए वो चाहिए एग्जेक्टिव चाहिए। एक इसमें रिलेटेड और स्पेलिंग चेक का क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिएगा, जो फुल होता है इसमें सिंगल एल आता है, और जो फुल्ली होता है इसमें डबल एल आता है। ये बात आपको ध्यान रखना होगा, और ये सफिक्स की तरह जुड़ता है। तो एग्जाम में कई बार आता है, मेरे एग्जाम में मुझे याद है ब्यूटीफुल की स्पेलिंग आई थी, तो FULL लगा के टिक करके आया था 15th वाले ईयर में जब मैं पेपर दे रहा था, तो इतना भी स्पेलिंग वाला जो पार्ट था वो भी इंप्रूव नहीं था। तो फुल और फुल ये आज तक मुझे नहीं बोला, जब भी मेरे सामने से गुजरता मैं हमेशा बच्चों को याद दिलाता रहता हूँ जो पढ़ रहे हैं मेरे से कि ये भैया फुल FUL याद रखना, FULL फुल याद रखना। मतलब इतना यार अंग्रेजी खराब थी अपन की, इंजीनियर हूँ मैं, उसके बावजूद भी खराब थी। नहीं यूपी बोर्ड वालों की होती यार, मतलब इट्स नॉट द बिग डील यार, बहुतों की खराब होती। बट हाँ, जिस तरीके से मैंने अपनी इंग्लिश इंप्रूव की, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इसका मतलब है दुनिया में कोई भी आदमी इंग्लिश पढ़ा सकता है, क्योंकि इंग्लिश पढ़ा सकता है, इंग्लिश समझ सकता है, इंग्लिश सीख सकता है। मैथ डिफिकल्ट होता है सीखना, लेकिन इंग्लिश बिल्कुल नहीं होता है। इंग्लिश प्योर मतलब ऐसा है कि आप अपना इंटरेस्ट जता लो और सीक्वेंस से पढ़ो तो सब कुछ आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 के बाद 21 हम लोग डिस्कस करना चालू करेंगे, और 21 है, ऑफ ऑल द मॉडल जेसिका इज द मोर गुड लुकिंग वन। देखो यार, द के साथ मोर नहीं लगाते, द के साथ मोस्ट लगाते हैं। और उसके बाद भी एक चीज़ याद रखो कि जब भी आपको कंपैरिजन सिखाया गया था, जब बात हो वन वर्सेस ऑल की, तो सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हो। इस केस में सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हो। सभी मॉडल्स में से जेसिका जो है सबसे ज़्यादा गुड लुकिंग वन है, तो इसके लिए जो है अगर वन वर्सेज ऑल कर रहे हो तो आपको द प्लस मोस्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, द सर्कुलेशन ऑफ द स्टेटमेंट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ एनी न्यूज़पेपर। देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। द सर्कुलेशन ऑफ द स्टेटमेंट्स इज ग्रेटर देन दैट ऑफ एनी न्यूज़पेपर। अब मैं यहाँ पे आपको एक कंसेप्ट समझाऊंगा जो आपको ध्यान से समझना है। देखो एक कंपैरिजन होता है जिसको हम बोलते हैं वन वर्सेस ऑल, जो ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, वन वर्सेस ऑल। और एक कंपैरिजन होता है वन वर्सेस अदर, वन वर्सेस अदर। और दोनों सेम वैरायटी के होते हैं। किस तरीके से होते हैं? सेम वैरायटी के होते हैं। जैसे मैं बात करूं कि राम एक क्लासरूम का स्टूडेंट है। मैं अगर राम को बनाऊं, देखो अगर राम अच्छा ना बनाऊं कोई बात नहीं, समझ लेना राम बना हुआ है, ये राम बना हुआ है, ठीक है। इसके अलावा क्लासरूम में बहुत सारे और बच्चे हैं, मैं इसका अगर कंपैरिजन करने लगूं, वन वर्सेस अदर, तो इसमें एक बात आपको समझना है कि जब ग्रेटर देन लेस देन का कंपैरिजन करते हैं वन वर्सेस अदर में,
तो ऐसे केस में ना इसको बाहर निकाल लेते हैं, इसको बाहर निकाल लेते हैं। इसके पीछे का रीजन ये है कि जब ये बंदा दूसरे बंदे के साथ कंपेयर करेगा, ज़्यादा है या कम है, ज़्यादा है या कम है, तो ऐसे केस में अगर इस ग्रुप में इस बंदे को रखेंगे तो उसका अपने साथ ही कंपेयर होने लगेगा, और कोई अपने आप के बराबर हो सकता है, अपने से बेहतर कभी नहीं हो सकता है। मैं हमेशा अपने आप के बराबर हो सकता हूं, मैं अपने से बेहतर कभी नहीं हो सकता हूं, सेम टाइम पे कभी भी अपने से बेहतर नहीं हो सकता हूं। तो इसलिए इसमें एक कीवर्ड याद रखना होता है जिसमें आपको एनी अदर शब्द का इस्तेमाल करना होता है। ये शॉर्ट ट्रिक है जिससे सेंटेंस के अंदर बहुत जल्दी से आप इस क्वेश्चन को करेक्ट कर पाओगे। दूसरा ये होता है वन वर्सेस ऑल। वन वर्सेस ऑल का मतलब ये होता है कि हम पूरे ग्रुप में ये बताने की कोशिश करते हैं, इसमें ग्रेटर देन लेस की बात नहीं करते, हम अपने आप को टॉप पे बताने की कोशिश करते हैं। इसमें जो टर्म आता है वो मतलब ये देखा करो कि अदर शब्द का नहीं इस्तेमाल होगा। ऑल द का यूज केस जल्दी मिलेगा या फिर एमंग द का यूज मिलेगा। तो ये दो कीवर्ड्स है जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब ये दोनों क्वेश्चन अभी आपके सामने से गुजरेंगे, एक तो गुजर रहा है, पहले मैं इसको समझाता हूं, फिर अभी ये सामने आएगा तो ये चीजें क्लियर हो जाएगी। जैसे द सर्कुलेशन ऑफ द स्टेट्समैन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ एनी न्यूज़पेपर। जो स्टेट्समैन है ना, ये एक मतलब एक न्यूज़पेपर ही है। तो बात ये हो रहा है कि स्टेटमैन का जो सर्कुलेशन है, अब देखो ग्रेटर देन लगा, कैसे पता चलेगा ग्रेटर देन लेस देन कंपैरिजन हो रहा है? क्योंकि ईआर और देन के साथ हो रहा है। इसका मतलब है कौन सा वाला केस है? ये वाला केस है। ये वाला केस होने का मतलब है कि स्टेटमेंट को जिससे कंपैरिजन हो रहा है उस ग्रुप से निकालना पड़ेगा। जैसे आप लिखा है हो एनी न्यूज़पेपर, इसका मतलब है ये पूरे के पूरे न्यूज़पेपर का ग्रुप बन गया, इसमें स्टेट्समैन भी आता है, तो इसका कंपेरिजन इस ग्रुप के साथ हो रहा है, इसमें ऑलरेडी स्टेटमेंट भी आ रहा है। तो ऐसे केस में इसको हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके साथ एनी अदर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। समझ में आई बात? जैसे द सर्कुलेशन ऑफ द स्टेटमेंट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ एनी अदर न्यूज़पेपर। ये सबसे शॉर्टेस्ट वे है इस तरीके के क्वेश्चन को टैकल करने का। क्वेश्चन नंबर 23 है, दे अग्रीड टू रिपेयर द डैमेज फ्रीली ऑफ चार्ज। देखो फ्रीली ऑफ चार्ज नहीं होता है, डैमेज फ्री ऑफ चार्ज। यहां पे आपको फ्री लगाना पड़ेगा, फ्री एग्जेक्टिव होता है और फ्रीली आपका एडवर्ब होता है। दे अग्रीड टू रिपेयर द डैमेज। अब देखो डैमेज को रिपेयर किया जा रहा है फ्री ऑफ चार्ज। फ्री ऑफ चार्ज मतलब डैमेज को रिपेयर किया जा रहा है, तो डैमेज आपका नाउन है, इसको किस तरीके से रिपेयर किया जाता है? फ्री रिपेयर किया जा रहा है, फ्री रिपेयर किया जा रहा है। तो इसके लिए जो चाहिए नाउन को के लिए ये प्रेडिकेटिव यूज है, वो एडजेक्टिव चाहिए। तो यहाँ पे फ्री ऑफ चार्ज। और वैसे भी पढ़ने में अटपटा लगता है, हर बच्चा इसको, जिसको नहीं समझ होगी ना कि नहीं इसको फ्री क्यों लिखता है, फिर भी वो रिदम और पढ़ते पढ़ते इतनी अभ्यास होती है कि फ्री ऑफ चार्ज इसको लिख के निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, थैंक्स टू मेडिकल रिसर्च आवर लाइफ्स हैव बिकम हेल्दियर एंड लॉन्ग। हेल्दियर एंड लॉन्ग लिखा हुआ है, देखो एक बात तो समझना है यहाँ पे, हेल्दियर एंड लॉन्ग लिखा हुआ है, ये है कनेक्टर आपका। कंजंक्शन जो होता है वो अपने आजू बाजू आगे चल के पैरेललिज्म में पढ़ोगे सेम स्ट्रक्चर को जोड़ता है। अगर एक एग्जेक्टिव इधर है हेल्दियर लिखा है तो दूसरी साइड पे जो एग्जेक्टिव होना चाहिए वो लॉन्गर होना चाहिए। ये पैरेललिज्म के चैप्टर में पढ़ोगे, समझ में आई बात कि हेल्दियर एंड लॉन्गर। और दूसरी चीज ये है कि ईआर का कॉम्बिनेशन लगाते हो अगर कोई चीज ग्रेजुअली इंक्रीज होता है या ग्रेजुअली डिक्रीज होता है। इस केस में भी दो तरीके से इस क्वेश्चन को टैकल कर सकते हो। अगर कनेक्टर लगा हुआ है, कनेक्टर के दोनों साइड ना पैरेलल स्ट्रक्चर रखते हो। क्वेश्चन नंबर 25, द रेलवेज हैव मेड क्रॉसिंग द ट्रैक्स ए पनिश्ड ऑफेंस। देखो यहां पे बात आई है द रेलवे हैव मेड क्रॉसिंग द ट्रैक्स ए पनिश्ड ऑफेंस। अब जैसे मैं बात करूं क्रॉसिंग द रोड, रेलवे हैव मेड, यहां पे ध्यान से देखिएगा, ये हो गया आपका वर्ब यूनिट। वर्ब यूनिट के पहले क्या हो गया? सब्जेक्ट यूनिट। इसमें दो ही वर्ड है, नाउन है और आर्टिकल है। अब यहाँ पे क्रॉसिंग द ट्रैक्स लिखा हुआ है, क्रॉसिंग द ट्रैक्स, जो क्रॉसिंग है वो ये प्रोसेस है। क्रॉसिंग द ट्रैक्स है पनिश्ड ऑफेंस, और क्रॉसिंग द ट्रैक्स का मतलब हो गया। उसके बाद ये जो क्रॉसिंग है ना, इसका भी एक यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्ट है, और ये इसके लिए एग्जेक्टिव की तरह काम भी कर रहा है। ट्रैक कैसा है? ट्रैक को क्रॉस कर रहा है। ये मतलब पूरा का पूरा एक प्रोसेस बनाया गया है, आगे चल के पढ़ोगे तो ये जो क्रॉसिंग है यहाँ पे ये इस्तेमाल हो रहा है पार्टिसिपल की तरह, ठीक है। द रेलवेज हैव मेड क्रॉसिंग द ट्रैक्स ए पनिश्ड ऑफेंस। अब ए पनिश्ड ऑफेंस जो लिखा है यहाँ पे ध्यान से देखोगे, ऑफेंस आपका नाउन है और ये क्या है? ये है आपका एग्जेक्टिव। अभी एक छोटा सा जो रूल है मैं अभी आपको समझा के आया हूँ कि जो वर्ब होता है, वर्ब अगर फ्यूचर में मतलब अभी शुरुआत नहीं हुआ है तो उसमें एबल जोड़ के उसका एग्जेक्टिव वर्जन बनाते हो। तो यहाँ पे जो पनिश्ड ऑफेंस लिखा है पनिशेबल ऑफेंस है, पनिशेबल ऑफेंस है। रेलवे ने क्या किया है? रेलवे हैव मेड क्रॉसिंग द ट्रैक्स। रेलवे ने अभी रूल बनाया है कि भाई अगर कोई जो है ट्रैक क्रॉस करेगा, रेलवे ट्रैक अगर क्रॉस करेगा तो ये पनिशेबल ऑफेंस होगा। तो एक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि पनिश किया जाएगा।
मतलब अगर कोई क्रॉस करेगा तब उसे पनिश किया जाएगा। तो एक्शन अभी शुरुआत ही नहीं हुआ है। शुरुआत नहीं हुआ इसका मतलब है कि संभावना है, इस एक्शन के होने की संभावना है, और फिर जो पनिश करने का काम वो फ्यूचर में पनिश किया जाएगा। पनिश किया जा चुका नहीं है, तो अगर पनिश किया नहीं गया है कोई, तो ऐसे केस में आप पनिश नहीं लगाओगे, तो पनिशेबल ऑफेंस इसी वजह से लगाओगे। और पनिश के साथ ध्यान रखना कि आप पनिशिंग जो है पनिशिंग एग्जेक्टिव की तरह इस्तेमाल करते हो, लेकिन इसका जो पनिश्ड वर्जन है, जो इसका ईडी वर्जन है, ये कभी भी आप एग्जेक्टिव की तरह देखोगे भी नहीं। तो पनिश के केस में ये भी याद रख सकते हो कि पनिशेबल इसका एग्जेक्टिव वर्जन है, पनिशिंग इसका एग्जेक्टिव वर्जन है, लेकिन पनिश्ड इसका एग्जेक्टिव वर्जन नहीं होता है। पनिश्ड कभी भी जो है नहीं लगाया जाता है एग्जेक्टिव की भांति। क्वेश्चन नंबर 26 है द चिल्ड्रंस डॉग स्लिप्ड क्वाइटली इन देयर अंकल्स हाउस। ये बहुत क्लासिक एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 26 बहुत क्लासिक एग्जाम्पल है। रीजन समझते हो क्यों? रीजन इसलिए है क्योंकि इसमें ना एग्जेक्टिव का एक बहुत बेहतरीन कंसेप्ट है, जो जब ग्रामर पढ़ते हो ना, ग्रामर की बेसिक्स अगर आपको सही से नहीं पढ़ रखी ना तो इसमें लग जानी है। जैसे सेंटेंस क्या करे, द चिल्ड्रंस डॉग स्लिप्ड क्वाइटली, जो बच्चों के कुत्ते हैं वो शांति से सो गए, इन देयर अंकल्स हाउस। इन देयर अंकल्स हाउस मतलब बच्चों के जो कुत्ते हैं वो उनके अंकल के घर पे चुपचाप सो गए। ये सेंटेंस कहना चाहता है, लेकिन सेंटेंस की सही से मीनिंग निकालो। अगर जब आप रूल वाइज चलोगे तो होता क्या है, ये हो गया स्लेप्ट क्वाइटली लिख दिया, डॉग स्लेप्ट क्वाइटली, ये हो गया आपका वर्ब यूनिट। वर्ब यूनिट हो गया। वर्ब यूनिट के पहले अगर आप सब्जेक्ट देखोगे तो ये आपका सब्जेक्ट यूनिट है। सब्जेक्ट यूनिट में जो लास्ट वाला वर्ड होता है ये नाउन होता है, ये मेन वर्ड होता है। जो यहाँ पे चिल्ड्रंस लिखा है ये क्या है, ये डिस्क्रिप्टिव वर्जन है। डिस्क्रिप्टिव वर्जन है। डिस्क्रिप्टिव वर्जन होने का मतलब हो गया ये आपका यहाँ पे मॉडिफायर की तरह या यूं कह लो एग्जेक्टिव की तरह काम कर रहा है। ये हो गया आर्टिकल। अब जब इसके बाद आप जब पॉजेसिव एग्जेक्टिव लगाते हो, जो पॉजेसिव एग्जेक्टिव होती है वो इस नाउन के हिसाब से आती है। किसके हिसाब से आती है? इस नाउन के हिसाब से आती है। तो अगर आप इस सेंटेंस को करेक्ट नहीं करोगे तो इसका मतलब ये हो गया कि जो बच्चों के कुत्ते हैं वो अपने अंकल के घर शांति से सो गए। अपने अंकल के घर शांति से सो गए। अब कभी आपने सुना है कि हमने कभी ये कहा कि कुत्ते अपने अंकल के घर शांति से सो गए? भाई सेंटेंस तो ये कहना चाहता है ना लिखने वाला कि जो बच्चों के कुत्ते हैं बच्चों के अंकल के घर शांति से सो गए। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सेंटेंस को करेक्ट करना पड़ेगा। सेंटेंस को कैसे करेक्ट कर सकते हो? सेंटेंस को इस तरीके से करेक्ट कर सकते हो, द चिल्ड्रंस डॉग स्लेप्ट क्वाइटली इन द हाउस, इन द हाउस ऑफ। अभी हाउस किसका यहां पे बता सकते हो? चिल्ड्रंस अंकल, चिल्ड्रंस अंकल। अब सेंटेंस सही होगा कि जो बच्चों के कुत्ते हैं वो घर में सो गए और वो घर किसका था? बच्चों के अंकल का। अब सेंटेंस जाके करेक्ट होगा। अदरवाइज इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था ये जो अंकल है ना ये बच्चों के अंकल नहीं है, ये कुत्तों के अंकल है, और ये जो घर है वो कुत्तों का ही घर है। कुत्तों का घर कुत्तों के अंकल का घर है। तो ये सेंटेंस इस तरीके से नहीं, इस तरीके से करेक्ट होगा। ठीक है, बहुत क्लासी क्वेश्चन था। इसको सही कर पाना एग्जाम में थोड़ा सा डिफिकल्ट था। मतलब जिसके सामने फर्स्ट टाइम आया होगा 2011 में उसकी तो फटी गई होगी। 27 है आई एम मोर लोनरियर हियर देन आई वॉज इन द यूएसए। अब देखो यहाँ पे एलोन होना मतलब अकेला होना। अब यहाँ पे मोर और लोनलियर दोनों इस्तेमाल किया गया, तो मोर हटा दो। और इसमें आपको देखना पड़ेगा ना कि लोनलियर होता है, लोनलीएस्ट होता है कि नहीं होता है? होता है। तो यहाँ पे मोर हटाने की जरूरत है। डबल जो है कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल हुआ है जो कि नहीं लगता है। क्वेश्चन नंबर 28 है इन हिज ओल्ड एज ए पर्सन इज लाइकली टू गेट मोर वीक डे बाय डे। एक बात आपको याद रखना है कि अगर आप ग्रेजुअल इंक्रीज करते हो, ग्रेजुअल डिक्रीज करते हो तो मोर और ईआर का कॉम्बिनेशन लगाते हो। इस केस में मोर और ईआर का लगाते हो। यहाँ पे क्या है कि ग्रेजुअली आप धीरे धीरे वीक हो रहे हो, तो ये एक केस होता है जिसमें मोर और ईआर दोनों जो है यूज करते हो। इन हिज ओल्ड एज ए पर्सन इज लाइकली टू गेट मोर वीकर डे बाई डे। क्वेश्चन नंबर 29 है नो सूनर डिड द टीचर इंटर्ड द क्लासरूम देन द स्टूडेंट्स स्टूड अप। वैसे इस क्वेश्चन का एग्जेक्टिव के चैप्टर से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इसमें आ गया तो मैं कंसेप्ट बता देता हूँ कि ये एक्चुअली आपके कंजंक्शन के चैप्टर में आता है। कंजंक्शन के चैप्टर में एक बात आपको पढ़ाई जाएगी जब भी आप देखोगे, तो ये जो नो सूनर लिखा हुआ है, नो सूनर से रिलेटेड बहुत सारा जो है क्वेश्चन बनता है। इसमें 2-3 बातें बड़ा ध्यान रखनी होती है। एक तो ये होती है नो सूनर अपने साथ एक कोरिलेटिव शब्द देता है जिसको हम बोलते हैं देन, और एक देन की स्पेलिंग ये भी होती है। तो जो करेक्ट देन होता है वो ये होता है, चेक करना होता है कहीं नो सूनर के साथ देन ना लगाओ। दूसरा चीज़ ये है कि जब भी नो सूनर सेंटेंस के स्टार्टिंग में आए तो आपको ये ध्यान देना रहता है कि ये हमेशा सेंटेंस जो है इन्वर्जन
इन्वर्जन फॉर्म इस्तेमाल करती है। इन्वर्जन फॉर्म का मतलब ये होता है, वैसे तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में वर्ब सब्जेक्ट के पहले आता है, लेकिन इन्वर्जन फॉर्म में क्या होता है कि बगैर इंटरोगेटिव सेंटेंस के वर्ब पहले आ जाता है, सब्जेक्ट बाद में आता है। तो नो सूनर के साथ देखोगे देन लगा हुआ है और THEN वाला रखा है, ये भी करेक्ट है। और दूसरा जो है वर्ब यहाँ पहले आया हुआ है, सब्जेक्ट बाद में, तो इस सेंटेंस में किसी तरीके का एरर नहीं है, तो नो एरर होगा। वैसे एग्जेक्टिव से इसका कोई लेना देना नहीं था, पर गलती से इस चैप्टर में ये क्वेश्चन इंक्लूड हो गया है, लेकिन इसमें नो एरर भी है। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें, टू द ऑर्डिनरी मैन इन फैक्ट द पीलिंग ऑफ बेल्स इज ए मोनोटोनस जैंगल एंड ए नुआंस एंड ए jangle and a nuance tolerably only when mitigated by remote distance and sentimental association। ये क्वेश्चन मतलब जितने अच्छे क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चंस में से ये भी एक है, क्योंकि एक तो ये सेंटेंस बड़ा है, इसमें से 2-3 ऐसे शब्द हैं जिनकी मीनिंग ज़्यादातर बच्चों को नहीं पता होती है, और इसमें एग्जेक्टिव का एरर भी है और वो दिखाई भी नहीं देता है। जो CBSE बोर्ड के बच्चे हैं जब इसे पढ़ रहे होंगे तो पढ़ते वक्त शायद वो उनको अटपटा कहीं से लग जाए तो उस सेंटेंस को करेक्ट कर ले जाए, लेकिन मैं चलो इसका ग्रामेटिकल वर्जन बताता हूँ। इस सेंटेंस को वाकई में ब्रेक करने की जरूरत है। इसको ब्रेक करने से पहले मैं एक कंसेप्ट बताना चाहूँगा यहाँ पे, जो शुरुआत में ही बता दिया मैंने, कि आपका जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट जब लिंकिंग वर्ब के साथ होता है तो ये अपने बाद जो लेता है वो लेता है कॉम्प्लीमेंट। और जब कॉम्प्लीमेंट लेता है तो कॉम्प्लीमेंट क्या हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट अपने आप में नाउन हो सकता है, या नाउन को रिप्लेस करने वाला प्रोनाउन हो सकता है, या अपने आप में सिर्फ एग्जेक्टिव हो सकता है। अब इसके अंदर भी देखो, जब इसका कॉम्प्लेक्स वर्जन आता है तो कॉम्प्लेक्स वर्जन थोड़ा बड़ा होता है। कॉम्प्लेक्स वर्जन में क्या हो सकता है, कॉम्प्लेक्स वर्जन ऐसा हो सकता है इसी फॉर्मूले का कि ये नाउन प्रोनाउन तो आया है, अगर इसका एग्जेक्टिव या यूँ कह लो इसका अगर मॉडिफायर अगर हम सेंटेंस के अंदर डाल दें तो सेंटेंस थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। और ये जो मॉडिफायर है, ये मॉडिफायर 2 तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है, या तो पहले लगा दे या तो नाउन प्रोनाउन के बाद में लगा दे। और ये जो एग्जेक्टिव आता है, कई बार क्या होता है अपना भी साथ में मॉडिफायर लेके आता है, तो इससे बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं बनता है, लेकिन इस वाले सेक्शन से जो क्वेश्चन डिफिकल्ट बन जाता है। ये वाला जो क्वेश्चन है वो इसी एग्जाम्पल का एक बेहतरीन क्वेश्चन बनाया गया है, और ये इसलिए बनाया गया था कि ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो क्वेश्चन कर ना पाए। और ये भी टियर 2 एग्जाम में पूछा गया। टियर 2 में कुछ अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनमें से एक क्वेश्चन है। अब चलो इसको देखते हैं। इसको सेंटेंस को आपको ब्रेक करना पड़ेगा। जैसे मैंने देखता हूँ टू एक प्रीपोजिशन है, उसके बाद मुझको एक बात ये पता है कि टू द ऑर्डिनरी मैन, ये आपका क्या होगा, ये होगा आपका ऑब्जेक्ट यूनिट। अब इसको ध्यान से देखिएगा, थोड़ा टाइम लूंगा मैं। इन फैक्ट, वास्तव में, फिर जैसे लिखा हुआ है द आर्टिकल, मुझे ये पता चल गया कि इसके बाद जो आएगा वो आएगा आपका नाउन। तो पेलिंग क्या है, आपका एक नाउन है। फिर उसके बाद प्रीपोजिशन ऑफ है, ऑफ के बाद ऑब्जेक्ट यूनिट आना चाहिए, वो आया हुआ है, ये आया है पेलिंग ऑफ बेल्स। ये क्या हो गया आपका, ये नाउन हो गया। और मैं अगर इस चीज को यहां से पढ़ूं द पेलिंग ऑफ बेल्स, तो ये टोटल जो है ये आपका नाउन फ्रेज है। ये टोटल क्या है, नाउन फ्रेज है। इसमें से ये जो है ये आपका मुख्य वर्ड है, और ये जो है इसी का डिस्क्रिप्टिव वर्जन है। क्या है, डिस्क्रिप्टिव वर्जन है, ज्यादा टेक्निकल डेफिनेशन में। लेकिन अगर टोटल देखोगे तो ये क्या है, आपका नाउन फ्रेज है, जो आगे इस वर्ब के लिए क्या काम कर रहा है, सब्जेक्ट यूनिट की तरह काम कर रहा है। उसके बाद सब्जेक्ट यूनिट ये जो आपका हो गया, मैं फिर से यहाँ पे दिखाता हूँ, ध्यान से देखते हुए चलिएगा। ये वाला जो प्रोसेस है पूरा, ये ऊपर वाला द पेलिंग ऑफ बेल्स की बात कर रहा हूँ यहाँ से। ये नीचे वाला पार्ट आप हटा दीजिए। ये क्या हो गया, ये हो गया आपका सब्जेक्ट यूनिट। मैं यहाँ पे इसे लिख देता हूँ, ये हो गया आपका सब्जेक्ट यूनिट। सब्जेक्ट यूनिट, इस सब्जेक्ट यूनिट के बाद जरा ध्यान से देखिएगा, लिखा हुआ है इज। तो इज, आर, एम, वॉज, वर, ये आपका लिंकिंग वर्ब की तरह काम करता है। अगर इसके बाद आपको वर्ब की आईएनजी फॉर्म देखने को ना मिले या फिर V3 फॉर्म देखने को ना मिले, तो यहाँ पे कोई वर्ब की V3 फॉर्म और आईएनजी फॉर्म नहीं है, तो ऐसे केस में ये लिंकिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है। या दूसरी चीज है कि अगर है का सेंस आए तो, या मेन वर्ब ये पहचान पाओ तो समझ लेना ये लिंकिंग वर्ब है, ये लिंकिंग वर्ब है। इसके बाद जो आएगा वो आएगा कॉम्प्लीमेंट। ये आएगा क्या, कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये जो कॉम्प्लीमेंट है ये थोड़ा सा बड़ा है, लिखा हुआ है इसके बाद ए मोनोटोनस जैंगल। ये जरा ध्यान से देखिएगा, ये मोनोटोनस जैंगल लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हो गया, जैंगल आपका नाउन हो गया, मोनोटोनस उसका एडजेक्टिव हो गया, और ये उसके साथ आर्टिकल हो गया। तो जो यहाँ पे नाउन आया है वो पूरी यूनिट के साथ आया है। क्या आया है, पूरा का पूरा नाउन यूनिट के साथ आया है। उसके बाद इस नाउन यूनिट को और बड़ा कर दिया गया है कनेक्टर लगा के, एंड ए नुआंस। एंड ए नुआंस, ये नाउन है क्योंकि आर्टिकल, आर्टिकल के बाद नाउन आएगा। उसके बाद अगला जो वर्ड है वो लिखा गया टोलरेबली। अगर इस चीज को ध्यान से देखोगे, अगर मैं इसको पूरा अरेंज कर दूं समझाने के लिए आपको,
पूरा का पूरा पार्ट, जरा ध्यान से देखिएगा इसको। जो ये वाला पार्ट है यहाँ से, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा आपका कॉम्प्लीमेंट है। क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। इस कॉम्प्लीमेंट का जो मॉडिफायर है वो है टोलरेबली। क्या है? टोलरेबली। और ध्यान से देखोगे सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट दोनों सेम होते हैं। तो अगर मैं बोलूँ इसका मॉडिफायर है तो उसका मतलब ये होता है कि वो इसका भी मॉडिफायर होता है, क्योंकि सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट दोनों सेम होते हैं। तो पीलिंग ऑफ बेल्स इज ए मोनोटोनस जैंगल एंड ए नुआंस। अब मैं इसकी हिंदी मीनिंग बताता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं कि ये टोलरेबली की जगह टोलरेबल लिखने की जरूरत है। और क्यों टोलरेबल लिखने की जरूरत है? क्योंकि हमको चाहिए एग्जेक्टिव और ये है आपका एडवर्ब। अब बात समझिएगा, बोला जा रहा है कि एक साधारण आदमी के लिए इनफैक्ट वास्तव में पीलिंग ऑफ बेल्स एक फ्रेज है जो चर्च में घंटी बजाना होता है ना, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। कि एक प्रोसेस है जो घंटी बजाने का प्रोसेस है, एक मोनोटोनस जैंगल एंड नुआंस है। एक मोनोटोनस काम है, एक बोरिंग काम है, या नुआंस है, एक प्रक्रिया है। वो कब टोलरेबल होता है? वो कब टोलरेबल होता है? टोलरेट करना एक वर्ब है और वो टोलरेबल होता है, मतलब एक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है, फ्यूचर में वो जब भी बजेगा तो मतलब होगा ऐसा। तो टोलरेबल आपको जरूरत है। अब बात ये हो रहा है कि पीलिंग ऑफ बेल्स, ये जो नाउन फ्रेज है, इसको मॉडिफाई करने के लिए आपको चाहिए क्या? टोलरेबल नहीं है तो पीलिंग ऑफ बेल्स टॉलरेबल नहीं है, तो नाउन फ्रेज को मॉडिफाई करने के लिए एग्जेक्टिव चाहिए। या फिर यूं कह सकते हो पीलिंग ऑफ बेल्स एक मोनोटोनस जैंगल और नुआंस है जो कि टॉलरेबल नहीं है। तो ये जो एग्जेक्टिव होता है वो इसका मॉडिफायर कह लो या इसका मॉडिफायर कह लो। तो ये दोनों नाउन है, और नाउन अगर है तो ये भी नाउन फ्रेज है, वो भी नाउन फ्रेज है। तो ये जो होना चाहिए नाउन फ्रेज का मॉडिफायर हमेशा एग्जेक्टिव होना चाहिए, एडवर्ब नहीं होना चाहिए। एडवर्ब होता है आपका किसका? या तो एग्जेक्टिव का मॉडिफायर या तो वर्ब का मॉडिफायर, जो कि अगला चैप्टर है जिसको डेप्थ में पढ़ोगे। तो यहाँ पे टॉलरेबली की जगह आपको टॉलरेबल लगाना पड़ेगा। आगे ओनली व्हेन मिटिगेटेड बाई, और ये टॉलरेबल कब होता है? टॉलरेबल तभी होता है जब मिटिगेटेड बाई रिमोट डिस्टेंस, मतलब जब दूर से अगर वो कानों में आवाज सुनाई दे रही हो तब तो वो क्या होता है? टॉलरेबल होता है। या फिर कोई सेंटिमेंटल ओकेजन होता है, मतलब एक वैसा समय होता है जब हम सेंटिमेंट में रहते हैं, चर्च में जा रहे हैं, उस वक्त बेल बज रही है बहुत अच्छा, जैसे गंगा की आरती सुनते हो ना, तो एक भाई एक इक्वेशन होता है जिसपे आपको आरती अच्छी लगती है। आप पढ़ाई कर रहे हो, घंटा बजने लगेगा तो बुरा लगेगा ना। तो वही बात हो रही है कि एक साधारण आदमी के लिए जो चर्च का घंटा है वो बहुत मोनोटोनस जैंगल और नुआंस है। वो टॉलरेबल तब होता है, वो टॉलरेबल तब होता है जब वो दूर से सुनाई दे या फिर कोई सेंटिमेंटल ओकेजन हो। तो बात यह है कि टॉलरेबल इसलिए लगाने की जरूरत है क्योंकि पीलिंग ऑफ बेल्स आपका एक नाउन फ्रेज है, ए मोनोटोनस जैंगल एन एन नुआंस एक कॉम्प्लीमेंट, ये भी आपका नाउन फ्रेज है। तो नाउन फ्रेज को मॉडिफाई करने के लिए आपको क्या चाहिए? एग्जेक्टिव चाहिए। तो ये क्वेश्चन डिफिकल्ट था, अच्छा खासा डिफिकल्ट था और काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स था। अगर आपको ये बात समझ में आई हो तो दिमाग थोड़ा सा ओपन हो गया होगा। और इस तरीके के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर करके ही आपका ब्रेन ओपन होता है, लेकिन उसके लिए आपको बेसिक स्ट्रक्चर का पता होना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 31 है, इफ यू हैव ए वे विथ वर्ड्स, ए गुड सेंस ऑफ डिजाइन एंड एडमिनिस्ट्रेशन एबिलिटी, यू मे इंजॉय वर्किंग इन द हाई प्रेशर वर्ल्ड ऑफ एडवर्टाइजिंग। अब मैं बोलूं कि इसमें आप एग्जेक्टिव ढूंढो, क्योंकि जो कीवर्ड्स है वो दिखाई नहीं दे रहा होगा। एग्जेक्टिव ढूंढने की बात करूं तो मैं एक और चीज देखता हूं कि अगर मुझे कहीं आर्टिकल दिख जाता है तो आर्टिकल भी एक सिंबल है, आर्टिकल अगला चैप्टर है लेकिन आर्टिकल भी एक सिंबल है कि इसके बाद नाउन मिलेगा, इसके बीच में जो आ सकता है वो एग्जेक्टिव आ सकता है। अगर मैं ध्यान से देखूं, इफ यू हैव ए वे विथ वर्ड्स, ए गुड सेंस ऑफ डिजाइन एंड एडमिनिस्ट्रेशन एबिलिटी, एबिलिटी आपका नाउन होता है और यहां पे ध्यान से देखिए लिखा ना ए गुड सेंस ऑफ डिजाइन, ये दो चीजों को जोड़ रहा है। फिर एंड लिखा हुआ है एडमिनिस्ट्रेशन एबिलिटी, तो एंड के पहले अगर ये नाउन है और ये पूरी की पूरी चीज जोड़ी जा रही है तो ये नाउन फ्रेज इस नाउन फ्रेज से जोड़ा जाएगा। एबिलिटी भी नाउन होती है, नाउन के बाजू में दूसरा नाउन रखा गया है, नाउन के बाजू में दूसरा नाउन रखा गया है। और आपको एक बात पता होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन TION आपको याद कराया गया था ना कि जहां पे TION देखने को मिले आप समझ जाइएगा कि ये नाउन है। तो एडमिनिस्ट्रेशन नाउन है जबकि ये एग्जेक्टिव की जगह पे रखा गया है। तो यार एग्जेक्टिव की जगह पे आप नाउन रख सकते हो, लेकिन अगर उसका नाउन फॉर्म बना हुआ हो तो उसका मतलब एग्जेक्टिव फॉर्म बना हुआ तो उसका एग्जेक्टिव फॉर्म रखते हो। तो एडमिनिस्ट्रेट करना वर्ब है, एडमिनिस्ट्रेशन उसका क्या है? उसका नाउन वर्जन है, एडमिनिस्ट्रेटिव उसका एग्जेक्टिव है। तो यहां पे करेक्ट जो एग्जेक्टिव वर्जन होगा वो होगा एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी, ये करेक्ट होगा, ये उसका एग्जेक्टिव होगा। आप इसको ब्रेक करना चाहो तो हर तरीके से ब्रेक कर सकते हो जहां जहां आपको करना है। अब जैसे लिखा है ये करेक्टर है, इफ यू हैव ए वे विथ वर्ड्स, ए गुड सेंस ऑफ डिजाइन एंड एडमिनिस्ट्रेशन एबिलिटी, यू मे हैव। अब
अगर आपके पास है, क्या है, ए गुड सेंस ऑफ, ये आपका पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट यूनिट है। जब ऑब्जेक्ट यूनिट की बात कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट यूनिट में दो पार्ट को कनेक्ट किया गया है, गुड सेंस ऑफ डिजाइन एंड एडमिनिस्ट्रेशन एबिलिटी। तो एक पार्ट ये हो गया, फिर एंड लगाया, फिर दूसरा पार्ट कनेक्ट किया गया है। तो ये नाउन फ्रेज है, ये नाउन फ्रेज है, दोनों नाउन फ्रेज को एंड के साथ कनेक्ट किया गया है। और अगर ये एबिलिटी नाउन है तो एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो भी नाउन है, तो नाउन को आपको एग्जेक्टिव फॉर्म में रखना पड़ेगा, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेट करना ये वर्ब होता है और उसका जो एग्जेक्टिव वर्जन होता है वो एडमिनिस्ट्रेटिव होता है। एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है वो क्या होता है, उसका नाउन वर्जन होता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, लॉन्ग कार जर्नीज आर इवन लेस प्लीजेंट फॉर इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल टू रीड एवन। देखो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ऐसा है कि पढ़ते पढ़ते ही पता चल जाता है कि ये जो इवन शब्द है ये बाद में रखा गया। इवन होता क्या है कि जिस शब्द को मॉडिफाई करता है उसके पहले रखा जाता है। तो आप ऐसे समझिए, लॉन्ग कार जर्नीज आर इवन लेस प्लीजेंट फॉर इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल टू इवन रेड। क्या लिखना पड़ेगा, टू इवन रेड, इवन रेड, रेड के पहले आपको इसको डालना पड़ेगा। इवन जिसको मॉडिफाई करता है उसके पहले रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, the technician reminded them to have a thoroughly cleaning of the machine after each use। अगर इसको सही से पढ़ोगे तो आपको पता चल जाना चाहिए thoroughly cleaning लिखा हुआ है, thoroughly cleaning लिखा हुआ है। अच्छा, कंफ्यूज कैसे करता है, जैसे आपको पता है क्लीन, क्लीन आपका क्या है, वर्ब है, क्लीन करना वर्ब होता है। इसका जो आईएनजी फॉर्म होता है, आईएनजी फॉर्म होता है, ये जो है वर्ब का आईएनजी फॉर्म हो गया। जैसे ही आप एडवांस वर्ब पढ़ते हो उसमें आपको जिरंड पढ़ाया जाता है, तो क्लीनिंग आपको ये पता चलेगा, जो क्लीनिंग है ये वर्ब तो होता ही होता है, लेकिन ये जिरंड भी होता है। क्या होता है, ये जिरंड भी होता है। अगर ये जिरंड है तो ये नाउन की तरह काम कर सकता है, नाउन की तरह काम कर सकता है। तो अगर क्लीनिंग यहाँ पे वर्ब है तो एडवर्ब सही है, अगर क्लीनिंग यहाँ पे नाउन या जिरंड है तो क्लीनिंग मतलब थ्रोली सही नहीं होगा। यहाँ पे क्या होना चाहिए, थोरो होना चाहिए, थोरो होना चाहिए। अब इसको वेरीफाई करो कैसे, द टेक्नीशियन रिमाइंडेड, ये वर्ब है और ये आपका सब्जेक्ट यूनिट हो गया। रिमाइंडेड देम, फिर प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद मतलब ये इंफिनिटी है, टू हैव ए थोरोली क्लीनिंग, और वैसे भी ये आर्टिकल है और आर्टिकल के बाद आपको नाउन चाहिए, क्योंकि इसके बाद प्रीपोजिशन स्टार्ट हो जाता है तो आखिरी जो वर्ड होता है आर्टिकल के बाद बगैर नाउन के बात नहीं बन सकती। आर्टिकल ये है, फिर ये नाउन है, तो बीच में क्या चाहिए, एग्जेक्टिव चाहिए। और एग्जेक्टिव क्या होगा, थोरोली का थोरो होगा, आप एल वाई इसमें हटा दो, क्योंकि एग्जेक्टिव में एल वाई लगा के आप एडवर्ब बढ़ाते हो, तो थोरोली नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, थोरो होना चाहिए, थोरो, थोरो। अपन हिंदी मीडियम वाले लोग ऐसे ही पढ़ते, थोरो। चलो क्वेश्चन नंबर 34, द हिंदू इज मोस्ट पॉपुलर देन एनी अदर न्यूज़पेपर इन इंडिया। अब देखो, मैंने अभी आपको सिखाया था कि अगर आप कंपेयर कर रहे हो ग्रेटर देन और लेस देन में, तो आप सेम वैरायटी में कंपेयर करते वक्त एनी अदर का इस्तेमाल करते हो एक्सक्लूड करने के लिए। तो यहाँ पे देखो एनी अदर का इस्तेमाल तो किया गया है, देन का इस्तेमाल किया गया है, फिर यहाँ सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल कर दिया गया। तो आपको नहीं लगता कि आपको मोर इस्तेमाल करना पड़ेगा, द हिंदू इज मोर पॉपुलर देन एनी अदर न्यूज़पेपर इन इंडिया। हिंदू भी न्यूज़पेपर है, दूसरा न्यूज़पेपर ही भी है, तो एनी अदर लगाया गया, देन लगाया गया है, तो आपको मोस्ट को मोर में करोगे तो पूरा का पूरा जो पार्ट है वो सेटिस्फाई कर जाएगा। वन वर्सेस अदर, और जो सेम वैरायटी है उसमें हो रहा है, तो हमें एनी अदर शब्द का इस्तेमाल करना होता है, ऑलरेडी एनी अदर है, बस यहाँ मोस्ट को मोर में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 35 है, बोस इज मोर पॉपुलर देन एनी स्टूडेंट इन द क्लास। अब देखो, मोर पॉपुलर लिखा है, देन लिखा है, एनी स्टूडेंट इन द क्लास लिखा है, इसका मतलब ये हो गया कि मोर के साथ देन इस्तेमाल किया गया, ग्रेटर देन लेस का कंपैरिजन है। अब बोस क्या है, बोस किसी क्लास का स्टूडेंट है, तो आपको इस केस में आपको पता होगा कि आपको एनी अदर शब्द का इस्तेमाल करके बताना है, क्योंकि ग्रेटर देन लेस देन वाली बात है, जबकि सिर्फ एनी इस्तेमाल है, इसके साथ आप अदर जोड़ दो, सेंटेंस क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, मिस Rama Devi has 2 elephants, 10 horses and as much as 50 cars। देखो कार जो है क्या है, वो काउंटेबल है, तो मच की जगह क्या लगाने की जरूरत है, आपको मेनी लगाने की जरूरत है। बहुत साधारण सा क्वेश्चन था। इसके बाद बात करूं अगर क्वेश्चन नंबर 37, दिस एरर्स आर मेड बाई फॉरेनर्स। आपको ये पता है कि दिस, दैट, दीज, दोज, ये 4 वर्ड्स ऐसे होते हैं जो डेमोस्ट्रेटिव एग्जेक्टिव की तरह काम करते हैं। तो इसके बाद दीज लगाओगे तो यहाँ पे प्लूरल होगा, दिस लगाओगे तो सिंगुलर होगा, ये प्लूरल है तो क्या इस्तेमाल करोगे, दीज इस्तेमाल करोगे। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इस तरीके के भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और हम गलती कर देते हैं। 38 है, ऑन एंटरिंग द क्राउडिंग रूम आई कुड नॉट सी वन पर्सन होम आई न्यू। जैसे ही यहाँ पे हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ऑन एंटरिंग,
ऑन इंटरिंग द क्राउडेड रूम। अब यहाँ पे देखो, एक तो आर्टिकल देयर लिखा हुआ है, रूम आपका नाउन है, यहाँ पे लिखा है क्राउडिंग। याद रखना एक बात को कि जब आप किसी रूम में इंटर कर रहे हो तो बोल रहे हो कि जब मैं रूम में इंटर किया तो जो भीड़ भरने का काम था ऑलरेडी पूरा हो गया था, क्योंकि वो पूरा खचाखच भरा था। इसका मतलब ये हो गया कि वो भर नहीं रहा था। सेंटेंस ये कहना चाह रहा है जब मैं रूम में घुसा तो रूम जो है पूरा भरा हुआ था, तो मतलब एक्शन कंप्लीट हो गया था। तो एक्शन कंप्लीट हो जाए तो आईएनजी फॉर्म नहीं इस्तेमाल करते हो, ईडी फॉर्म इस्तेमाल करते हो। तो क्राउडिंग की जगह क्या होना चाहिए, क्राउडेड रूम होना चाहिए। एक्शन कंप्लीट हो जाए तो वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रोग्रेशन में हो तो आप किस तरीके का आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल करते हो। तो ऑन एंटरिंग द क्राउडेड रूम आई कुड नॉट सी वन पर्सन हुम आई न्यू। 39 है, दो वी बोथ आर ऑफ द सेम हाइट यू आर मोर हैवियर देन आई। ये वन जो लिखा है इसको आई ट्रीट कीजिएगा और मोर के साथ हैवियर नहीं लगाते, यू आर हैवियर देन आई लिखना पड़ेगा। दो कंपैरेटिव डिग्री या दो सुपरलेटिव डिग्री एक साथ इस्तेमाल नहीं करते हो। 40th है, वन शुड लुक आफ्टर दियर पेरेंट्स। अब देखो आपको एक चीज बताई गई थी, वन के लिए जो इस्तेमाल करते हैं वंस इस्तेमाल करते हैं। इसमें एक कंसेप्ट मैंने आपको बताया था, अगर प्रोनाउन का चैप्टर याद हो, अगर वन जनरल सेंस में इस्तेमाल हुआ हो तो वंस इस्तेमाल करते हैं इसके लिए। और वन अगर नंबर बताने के लिए अगर आया हो, वन अगर नंबर बताने के लिए आया हो, जैसे वन ऑफ द बॉयज, तो इस केस में इसके लिए जो इस्तेमाल करोगे हिज इस्तेमाल करोगे। ये बात आपको ध्यान रखना चाहिए। पॉजिटिव एडजेक्टिव की तरह का इस्तेमाल करना हो तो अगर वन ऑफ मतलब अगर नंबर बताने के लिए इस्तेमाल करोगे तो आप हिज इस्तेमाल करोगे, अदरवाइज वंस इस्तेमाल करोगे। 41 है, अक्रॉस द वर्ल्ड डिस्कशन ऑन क्योरिंग कैंसर आर एनी लॉन्गर जस्ट विशफुल थिंकिंग। क्वेश्चन नंबर 51 में एक बात मैं आपको रटवाना चाहूंगा, क्योंकि ये कंसेप्ट ही ऐसा है जो आपको रटना पड़ेगा। एक होता है नो लॉन्गर, एक होता है एनी लॉन्गर। अब आपको एक बात समझना है, इसमें छोटी सी बात याद रख लो, ये बात बड़े काम की आएगी आपकी। जो नो लॉन्गर होता है सेंटेंस के मिड में लगाया जाता है, जो एनी लॉन्गर होता है वो एंड में लगाया जाता है, और जो एनी लॉन्गर होता है निगेटिव सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। ये बात आप अपनी कॉपी में नोट कर लो, इससे आप सारे सेंटेंस सॉल्व कर पाओगे नो लॉन्गर और एनी लॉन्गर वाले क्वेश्चन में। जो नो लॉन्गर होता है वो मिड में इस्तेमाल किया जाता है, एनी लॉन्गर जो होता है वो एंड में इस्तेमाल किया जाता है, और एनी जो लॉन्गर होता है वो नेगेटिव सेंस में इस्तेमाल करना है। जैसे अगर मैं बात करूं, ही इज नॉट वर्किंग इन माई ऑफिस एनी लॉन्गर। अब वो हमारे ऑफिस में नहीं काम करता है, तो एनी लॉन्गर का इस्तेमाल करना हो तो सेंटेंस के इड में इस्तेमाल करोगे और निगेटिव सेंटेंस होना चाहिए। यहाँ पे जरा ध्यान से देखिए, अक्रॉस द वर्ल्ड डिस्कशन ऑन क्योरिंग कैंसर आर एनी लॉन्गर। एक तो मिड में इस्तेमाल है तो एनी की जगह आपको क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा, नो, और ये सेंटेंस निगेटिव नहीं है। तो ध्यान रखिएगा इन बातों को, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, अपने स्मार्ट बुक पर ही लिख लीजिए इसको। फिर क्वेश्चन नंबर 42 है, द वैकेंसी वॉज फिल्ड बाई ए यंग स्कॉलर हु हैड एन एक्सटेंसिबल नॉलेज ऑफ एंशिएंट आर्ट। इसको भी क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको ब्रेक करना पड़ेगा ताकि आप समझ पाएं कि कहाँ पे एग्जेक्टिव लिखा है और वो एग्जेक्टिव का यूज कैसा है। देखो यहाँ पे एग्जेक्टिव जो है वो कुछ इस तरीके का है कि एग्जेक्टिव के दो वर्ड्स होते हैं जो प्रोनाउंसिएशन में नियरली सेम होते हैं लेकिन उनकी मीनिंग बहुत अलग अलग होती है। उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है, जरा मैं मेरे बताने से पहले आप ढूंढने की कोशिश करो। द वैकेंसी वॉज फिल्ड, ये वर्ब यूनिट है, उसके बाद सब्जेक्ट है, यहाँ पे कहीं एग्जेक्टिव है ही नहीं है। बाई ए यंग स्कॉलर, बाई प्रीपोजिशन है, यंग स्कॉलर लिखा हुआ है। स्कॉलर और यंग ये मतलब लिख सकते हो, ये आपका स्कॉलर क्या हो गया, नाउन हो गया, यंग जो हो गया वो क्या हो गया, आपका एग्जेक्टिव हो गया, और ये क्या हो गया, आपका आर्टिकल हो गया। हु, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन है, इसके बाद जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी ये यंग लीडर के बाद के लिए होगी। हु हैड वर्ब है, और वर्ब के बाद देखो आर्टिकल आया एन, और उसके बाद नॉलेज है नाउन, और एक और एग्जेक्टिव बचा हुआ है एक्सटेंसिबल। अब सेंटेंस की मीनिंग समझो, द वैकेंसी, और उसके बाद फिर से प्रीपोजिशन है, फिर एंशिएंट लिखा, फिर आर्ट लिखा, ये नाउन, और ये दूसरा भी जो है नाउन के पहले उसका मॉडिफायर। द वैकेंसी वॉज फिल्ड बाई ए यंग स्कॉलर हु हैड एन एक्सटेंसिबल नॉलेज। एक होता है शब्द एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव का मतलब होता है अगाध, या फिर इसको हिंदी में बोलते हैं अथाह नॉलेज है, जिसके अंदर बहुत ज्यादा नॉलेज है। तो सेंटेंस ये बोला जा रहा है कि वैकेंसी जो है वो एक यंग स्कॉलर के द्वारा फिल कर दी गई। उसके बाद इस यंग स्कॉलर के विषय में आगे जो है इंफॉर्मेशन पास की गई है कि जिसके पास नॉलेज है बहुत ज़्यादा, एंशिएंट जो है आर्ट से रिलेटेड बहुत ज़्यादा नॉलेज है। तो बहुत ज़्यादा नॉलेज के लिए जो शब्द होता है वो होता है एक्सटेंसिव।
एक्सटेंसिबल का मतलब होता है एक्सटेंड करने योग्य, एक्सटेंसिबल का मतलब होता है एक्सटेंड करने योग्य, जिसको बड़ा किया जाए, जिसको खींचा जा सके, जिसको बढ़ाया जा सके। तो एक्सटेंसिबल सही वर्ड नहीं है यहाँ पे, जो करेक्ट वर्ड है वो है एक्सटेंसिव नॉलेज। ज्यादा नॉलेज के लिए आपको एक्सटेंसिव इस्तेमाल करना पड़ेगा। एक्सटेंसिबल, एक्सटेंशन जानते हो, कहते हैं ना एक्सटेंशन घर में, एक्सटेंशन घर में है, मतलब जिसको बड़ा किया जा सके। तो एक्सटेंसिबल करेक्ट शब्द नहीं है यहाँ पे, करेक्ट एग्जेक्टिव नहीं है, एक्सटेंसिव करेक्ट एग्जेक्टिव होगा। एक्सटेंसिबल उस सेंस में इस्तेमाल किया जाता है जब आपको एक्सटेंड करने की बात करनी हो। 43rd है यू कैन ईट एज मच एज यू लाइक एट द न्यूली लॉन्च बार। देखो बार जो है, फिर यहाँ पे देखो सीधे सीधे दिखाई दे रहा है, अब यू है कैन ईट एज मच एज यू लाइक, जितना तुम चाहो उतना, फिर एट लिखा हुआ है, प्रीपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है एट द न्यूली लॉन्च बार, ये है नाउन, और ये जो लॉन्च है ये है आपका एग्जेक्टिव। यहाँ पे डालोगे क्योंकि नाउन के पहले एग्जेक्टिव आएगा। यहाँ पे जो आर्टिकल दिया हुआ है, जो लॉन्च है LAUNCH, लॉन्च जो है ये होता है आपका वर्ब। अब वर्ब में एक तो लगा सकते हो एबल, लॉन्चेबल, मतलब ये है कि फ्यूचर में लॉन्च किया जाएगा, अभी एक्शन मतलब लॉन्च करने का एक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है। दूसरा ये हो गया लॉन्चिंग, LAUNCHING, लॉन्चिंग, ये जो है मतलब ये हो गया कि लॉन्च होना स्टार्ट हो रहा है। और लॉन्च्ड, LAUNCHED, लॉन्च्ड, लॉन्च का मतलब ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। तो यहाँ पे बात हो रहा है कि बार लॉन्च हो चुका है, और वर्ब को एग्जेक्टिव के प्लेस पे रखने के लिए इनमें से कोई ना कोई वर्जन इस्तेमाल करना होगा, या तो लॉन्चेबल रखोगे, लॉन्चिंग रखोगे, लॉन्च रखोगे। तो बार जो है ऑलरेडी लॉन्च्ड हो गया है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, लॉन्च्ड बार लिखोगे। यू कैन ईट, अब तुम खा सकते हो, बार लॉन्च कर दिया गया होगा तभी तो खाने की बात हो रही होगी ना। यू कैन ईट तुम खा सकते हो क्योंकि बार लॉन्च हो चुका होगा, तो एक्शन कंप्लीट हो गया है, तो आपको जो इसका V3 वर्जन है वो एग्जेक्टिव की तरह इस्तेमाल करना होगा। 44 है दीज ऑल मैंगोज आर राइप। अब आपको ये पता है ना कि ऑल और बोथ के बाद, ऑल और बोथ के बाद ये रूल आपको पढ़ाया गया था, द लगाना हो तो इनके बाद लगाते हैं, पॉजिटिव एग्जेक्टिव जो लगाना है इनके बाद में लगाते हैं। ऑल पहले करो, ये बाद में करो, तो ऑल दीज जैसे ही लगाओगे सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है इट इज ए डिजर्ट प्लेस। देखो इट इज ए डिजर्ट, इट इज ए डिजर्टेड प्लेस। देखो जो प्लेस है ऑलरेडी मतलब रेगिस्तान की है, छोड़ा हुआ है, तो इट इज ए डिजर्टेड प्लेस ये होगा। तो यहाँ पे डिजर्ट की जगह देखो इट इज ए लिखा ना, इट इज ए प्लेस, ये नाउन हो गया, ये आर्टिकल हो गया, मॉडिफायर चाहिए तो डिजर्ट मॉडिफायर नहीं है, डिजर्टेड मॉडिफायर होगा, तो डिजर्टेड आपको लगाने की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 बहुत ही आसान क्वेश्चन है। द टू लास्ट चैप्टर ऑफ द बुक आर वेरी इंटरेस्टिंग। देखो जब भी आपका ये स्ट्रक्चर आता है, ये स्ट्रक्चर बेसिकली आपका वही वाला डिस्टॉर्ट है जो ओसी का ऑर्डर होता है, वो सेंटेंस फॉलो करता है, लेकिन यहाँ पे ओसी का नहीं सीओ का ऑर्डर लिखा हुआ है। लास्ट पहले होना चाहिए, टू बाद में होना चाहिए। तो इस तरीके के क्वेश्चन की अगर आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस है तो देखते हुए सेकंड्स में एग्जाम में क्वेश्चन निकल आते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 47 मैंगो द मोस्ट यूनिक फ्रूट इज अवेलेबल इन इंडिया इन प्लेंटी। देखो रिदम में सेंटेंस में एरर पता नहीं चलता है, लेकिन अगर चैप्टर आपने सही से पढ़ रखा है तो आपको पता है कि ये सेंटेंस सुपरफ्लुअस है। यूनिक के साथ मोस्ट का लगाना गलत बात है। इस तरीके के कई सारे वर्ड्स आपको सिखाए गए हैं एग्जेक्टिव के चैप्टर में कि भैया सेंटेंस को सुपरफ्लुअस नहीं बनाना है, तो सेंटेंस सुपरफ्लुअस नहीं बनाओगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 है यू आर मोर ब्यूटीफुल देन हर। अब वैसे तो ये प्रोनाउन का चैप्टर में पढ़ाया गया ऑलरेडी, एग्जेक्टिव के चैप्टर में दोबारा आपका रिवीजन हो रहा है। जब आप कंपैरिजन करते हो तो देखो सेम चीज़ों में कंपेयर किया जाता है, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट के साथ कंपेयर करोगे तो यू और हर के नहीं, यू और सी के बीच में आप कंपेयर करोगे। ये वाला कंसेप्ट आपको प्रोनाउन में सिखाया गया अच्छे से। इसके बाद बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कुछ हमारा इस तरीके से, इन हिज बुक चर्चिल डिस्क्राइब्स दैट हिस्टोरिकल फर्स्ट मीटिंग विथ रूजवेल्ट। अब क्वेश्चन नंबर 49 में जरा ध्यान से देखोगे तो ये तो यार देखते देखते ही पता चल जाता है कि इस वाले सेंटेंस के अंदर जो एरर है वो एरर कहाँ है, हिस्टोरिकल फर्स्ट मीटिंग में। जो स्ट्रक्चर है ना ये इस तरीके से नहीं लिखा जाता है, जो स्ट्रक्चर लिखा जाता है वो कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, फर्स्ट हिस्टोरिकल मीटिंग, हिस्ट्री की मीटिंग है लेकिन पहली हिस्ट्री की मीटिंग है, हिस्टोरिकल मीटिंग। ये इसका करेक्ट स्ट्रक्चर होगा जो आपको करेक्ट करना पड़ेगा। देखो ये भी यहाँ पे एग्जेक्टिव की तरह काम कर रहा है और ये भी यहाँ पे एग्जेक्टिव की तरह काम कर रहा है। बस आपको समझना है कि जो स्ट्रेस पॉइंट है कैसा स्ट्रेस पॉइंट है। जैसे अगर मैं बात करूँ, बात हो रही है मीटिंग की, ये आपका नाउन हो गया। ये मीटिंग कैसी है, ये हिस्ट्री की मीटिंग है, और वो भी किस तरीके की हिस्ट्री की मीटिंग है, पहली हिस्ट्री की मीटिंग है। ये सेंटेंस कहना चाहता है, तो जो इसका करेक्ट ऑर्डर होगा वो होगा फर्स्ट हिस्टोरिकल मीटिंग। वैसे भी जब आपका ऑर्डिनल आता है ना तो वो सेंटेंस के जब जो नाउन का हिस्सा होता है, वो जो पूरा का पूरा ये फ्रेज होता है नाउन फ्रेज, उसमें ना सबसे स्टार्टिंग में होता है। और इसके पहले हम हमेशा आर्टिकल द का यूज करते हैं जब हम ओसी के साथ इसको इस्तेमाल करते हैं या इन जनरल इस्तेमाल करते हैं।
तो इन हिज बुक चर्चिल डिस्क्राइब्स दैट फर्स्ट हिस्टोरिकल मीटिंग विथ रूजवेल्ट। इसके बाद हिंदी मीनिंग में बता देता हूं कि इन हिज बुक चर्चिल ने अपनी किताब में डिस्क्राइब किया था, बताया था कि रूजवेल्ट के साथ हिस्ट्री की उनकी पहली मीटिंग हुई थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 50th, द ड्रेस दैट द गर्ल वोर वॉज मोर अट्रैक्टिव देन द अदर गर्ल्स। आपको याद होगा जब हम आपको पढ़ा रहे थे डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन में ये वाला जो टाइप है ऑलरेडी कवर किया गया था। तो प्रोनाउन और एडजेक्टिव से मिक्स कंसेप्ट है, तो आपको इस सेंटेंस को थोड़ा सा पीछे प्रोनाउन के चैप्टर में जाकर अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि द ड्रेस दैट द गर्ल वोर वॉज मोर अट्रैक्टिव देन द अदर गर्ल्स। देखो यहाँ पे कंपैरिजन तो हो रहा है, एडजेक्टिव का इस्तेमाल है, लेकिन कंपैरिजन हो रहा है। तो ध्यान से देखिएगा कि किसी ने एक ड्रेस पहनी हुई है, इस ड्रेस का कंपैरिजन किया जा रहा है कि ये मोर अट्रैक्टिव है, लेकिन जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाया गया वो इस तरीके से बनाया गया है कि दूसरे लड़कियों के साथ कंपेयर किया जा रहा है। और जब आप कंपेयर करते हो तो सेम चीज में कंपेयर करते हो, तो आप सेंटेंस के माध्यम से ये कहना चाहते हो कि जो ड्रेस है, एक लड़की ने जो ड्रेस पहन रखी है वो बाकी लड़कियों ने जो पढ़ रही है उस ड्रेस से इस लड़की का ड्रेस अच्छा है। तो ड्रेस के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, लड़कियों के बीच में कंपैरिजन नहीं हो रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको याद है कि सिंगुलर सेंस में दैट ऑफ और प्लूरल सेंस में दोज ऑफ का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जहां पे आपका कंपैरिजन आता है देन, उसके इमीडिएट बाद, देन के बाद क्या करना पड़ता है, देन के बाद आपको दैट ऑफ या फिर दोज ऑफ का कंपैरिजन करना पड़ता है। और दैट ऑफ दोज ऑफ का इस्तेमाल कैसे करोगे, वो आपको इस वाले पार्ट से, जिसको आप कंपेयर कर रहे हो सेंटेंस के स्टार्टिंग के पार्ट में जो होता है, इसको देखना होता है कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है। ये यहाँ पे सिंगुलर है, सिंगुलर होने की वजह से आप दैट ऑफ का इस्तेमाल करोगे, मोर अट्रैक्टिव देन दैट ऑफ। और ये जो दैट ऑफ है ना, ये इस नाउन को डिमोस्ट्रेट करेगा। ये वाली पार्ट जो है, ये वाली बात हम लोगों ने प्रोनाउन के चैप्टर में ऑलरेडी लर्न किया था कि जब भी हम कंपेयर करते हैं तो ये वाला स्ट्रक्चर आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और ऐसे में ये बात का ध्यान रखना होता है कि भैया कंपैरिजन हम सिमिलर चीज़ों में करेंगे, तो हमको जो कंपेयर करना होगा वो कंपेयर करना होगा कि एक लड़की के ड्रेस का दूसरी लड़कियों के ड्रेस के साथ। तो द ड्रेस दैट द गर्ल वोर वॉज मोर अट्रैक्टिव देन दैट ऑफ द अदर गर्ल्स। सेंटेंस ये करेक्ट होगा। उसका क्वेश्चन नंबर 51 है, ए चिल विंड ब्लू एंड आईसी फिंगर्स ऑफ डेथ क्रेप्ट अप माई स्पाइन। ये क्वेश्चन ऐसा है कि अगर हिंदी भाषी बच्चा है तो इस क्वेश्चन का एग्जाम में करना थोड़ा मुश्किल होता है। सीजीएल टीयर 1 2014 में पूछा गया था ये, और लिखा गया है चिल विंड ब्लू एंड आईसी फिंगर्स ऑफ डेथ क्रेप्ट अप माई स्पाइन, क्योंकि इसका हिंदी निकालना भी थोड़ा डिफिकल्ट होगा। लेकिन एक जो चीज़ है जो इस क्वेश्चन नंबर 51 को कर सकते हो, वो क्वेश्चन नंबर 51 को कुछ इस तरीके से कर सकते हो, अगर आप इसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लो। टुकड़ों में बांट लोगे तो आपको पता चलने लगेगा कि किधर पे एरर हो सकता है। एग्जेक्टिव का चैप्टर है तो हमें एग्जेक्टिव का एरर यहाँ पे निकालना होगा। जैसे हमने लिखा ए चिल्ड विंड, ए चिल विंड ब्लू, ब्लू क्या होता है, उड़ाना, और ये है आपका वर्ब। तो वर्ब के जो बाद आता है वो आपका ऑब्जेक्ट यूनिट आता है, और वर्ब के पहले जो आता है वो सब्जेक्ट यूनिट आता है। ये तो बिल्कुल बेसिक चैप्टर में मैंने आपको सिखा दिया था। ये आपका सब्जेक्ट यूनिट आता है। सब्जेक्ट यूनिट को जरा ध्यान से आप गौर करके देखो, इस यूनिट में 3 वर्ड है। ये है आर्टिकल, और लास्ट वाला जो पार्ट होता है वो होता है आपका क्या, वो होता है नाउन। जो विंड है वो आपका नाउन है, ये आर्टिकल है। इसके बीच में एक चीज होनी चाहिए, वो क्या होनी चाहिए, वो होती है एग्जेक्टिव। जो चिल होता है ये आपका वर्ब होता है। चिल जो होता है वो वर्ब होता है, जिसका मतलब होता है ठंडा होना। और जब वर्ब को आप इस्तेमाल करते हो एग्जेक्टिव की तरह, तो देखो कुछ उसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है, या तो उसमें आप एबल जोड़ो, जैसे पनिशेबल हो गया, इडेबल हो गया। अब इसके बाद अगर जरूरत पड़ती है तो आप V3 फॉर्म का इस्तेमाल करते हो, या V की ING फॉर्म का इस्तेमाल करते हो। आगे एक चैप्टर पढ़ोगे एडवांस वर्ब, जिसमें ये बताया जाएगा ये दोनों जो है ये पार्टिसिपल के एक रूप होते हैं। तो V3 जो होता है इसको पास्ट पार्टिसिपल बोला जाता है। V का जो ING फॉर्म होता है वो होता है इसका प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये जब इस स्ट्रक्चर में रखा जाता है तो उसका काम होता है वो थोड़ा वर्ब की क्वालिटी भी रखे, थोड़ा एग्जेक्टिव की भी क्वालिटी रखे। तो यहाँ पे हो रहा है एक चिल विंड, एक ठंडी हवा, हवा में एक ठंड है। तो यहाँ पे ना इसका एबल वर्जन है, ना V3 वर्जन है, ना VING वर्जन है। तो आपको यहाँ पे इसका एग्जेक्टिव का वर्जन रखना होगा। तो यहाँ पे जो इसका एग्जेक्टिव का वर्जन बनाओगे, ए चिल्ड विंड, चिल्ड विंड ब्लू एंड आईसी फिंगर्स ऑफ डेथ क्रिप्ट अप माई स्पाइन। अब देखो ये अंडरस्टैंड करना पड़ता है कि आपको एबल इस्तेमाल करना है, V3 इस्तेमाल करना है, ING इस्तेमाल करना है। मैं एक छोटा सा हिंट थोड़ा और डिटेल करता हूँ। इसके पहले भी ये हिंट मैंने डिटेल किया, फिर से डिटेल करता हूँ मैं। देखो जब एबल आप लगाते हो, जैसे होता है कैपेबल, जैसे होता है कैपेबल, तो उसमें कैपेबिलिटी होती है। जब V3 इस्तेमाल करते हो तो जो वर्ब होता है ना उसका परफेक्शन शो करना होता है। जो V3 होती है मतलब आपको ये बताना होता है कि जो
जो वर्ब है, जो एक्शन है उसके अंदर, वो अपने परफेक्ट स्थिति में पहुंच गई है। और जो वी आई एन जी है उसका मतलब है कि जो वर्ब का टच है वो प्रोग्रेसिव टर्म में है, मतलब उसके अंदर एक्शन थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे जब बात हो रही है ना चिल विंड, जो हवा है वो मान लो बह रही है, हवा जो है वो बह रही है लेकिन वो पहले से ठंडी हो चुकी है, तो यहाँ परफेक्शन दिखाना है। तो जब परफेक्शन दिखाना होता है तो आप V3 का इस्तेमाल करते हो। जब परफेक्शन दिखाना है कि कोई चीज़ पूरी हो गई है, उसमें हमें ये मैसेज करना है कि ये भी वर्ब है, ये एग्जेक्टिव की तरह इस्तेमाल होना है और ये क्या है, ये परफेक्ट हो गया है। तो ऐसे केस में आप V3 वर्जन इस्तेमाल करते हो। ये ज़्यादा डिटेल में आपको तब समझ में आएगा जब आप एडवांस वर्ब पढ़ रहे होगे, स्पेशली पार्टिसिपल का जब टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा तब आपको इसके डेप्थ में जाने की जरूरत है वहाँ पे। अभी के लिए आप एक जो शॉर्ट ट्रिक है वो याद कर सकते हो कि अगर वर्ब एग्जेक्टिव की जगह पे आया या तो वो एबल के साथ होगा, V3 के साथ होगा, VING के साथ होगा। तो इस वाले पार्ट में आप एरर तो निकाल लोगे ना कि भाई इसमें क्या है, जो चिल है वो चिल है, ना ही एबल वर्जन में, ना V3 वर्जन में, ना ING वर्जन में है, तो आपको चिल को चिल्ड बनाना पड़ेगा। और बहुत सारे बच्चों को ये भी लर्न करना पड़ेगा, चिल जो है ठंडा होना, ये यहाँ पे वर्ब होता है और इसका एग्जेक्टिव एबल V3 VING लगा के बना सकते हैं। देखो जरूरी नहीं है कि हर वर्ब का एबल वर्जन हो, V3 वर्जन हो, VING वर्जन हो। इनमें से कुछ कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जो सिर्फ 2 वर्जन फॉलो करते हैं, जैसे एबल और VING। जैसे पनिश जो वर्ड है, तो पनिश में पनिश्ड आपका पार्टिसिपल के फॉर्म में, एग्जेक्टिव के फॉर्म में यूज नहीं होता, पनिशिंग होता है। और पनिशेबल 2 एग्जेक्टिव के इसके फॉर्म बनाए जाते हैं जो इस्तेमाल आते हैं। तो ये आपको अंडरस्टैंड करना है कि ये वाला पार्ट आपको पता होना चाहिए, ब्रेक करने आना चाहिए कि ए चिल विंड ब्लू एंड आइसी फिंगर्स ऑफ डेथ क्रेप्ट अप माई स्पाइन। अब ये एंड लगाने के बाद देखो, एक जो एंड है, एंड क्या करता है, सम अप करता है, 2 चीज़ों को जोड़ता है। तो एक बात ये भूल गई जो है कि ए चिल विंड ब्लू, एक ठंडी हवा बही, आइसी फिंगर ऑफ डेथ क्रेप्ट अप माई स्पाइन। तो मैं इसको ऐसे देखता हूँ, ये हमारा सब्जेक्ट यूनिट है, ये वर्ब है और उसके बाद ये जो है हमारा ऑब्जेक्ट यूनिट है। और ये एक डिफरेंट क्लॉज है, 2 डिफरेंट क्लॉज आपका कंजंक्शन एंड से जोड़ के एक पूरा कंप्लीट सेंटेंस बनाया गया है। तो इस तरीके से सेंटेंसेस को देखना होता है जब आपको ग्रामेटिकल पार्ट में एरर ढूंढना हो, रदर देन उसकी हिंदी मीनिंग के बजाय उसके कोर फंक्शंस में, उसके कोर यूनिट्स में डिवाइड करके जब आप सेंटेंस को ब्रेक करके करते हो तब जाके आप सेंटेंस को करेक्ट कर पाते हो। इसका क्वेश्चन नंबर 52 है, IIM कलकत्ताज MBA प्रोग्राम इज रिगार्डेड एज द फाइनेस्ट इन द कंट्री। इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखोगे तो इसमें किसी तरीके का एरर मिलेगा ही नहीं। ये 2014 के एग्जाम में पूछा गया था, 2015 मैंने पेपर दिया था, उसमें भी ये क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हुआ था। उस टाइम पे मेरे पास जानकारी नहीं थी, ये क्वेश्चन मैं वहाँ पे गलत पर कर पाया था क्योंकि इसमें कुछ एरर देखने को मिलता ही नहीं है। जैसे हम बहुत रटते हैं तो आगे चल के देखोगे, रिगार्डेड के साथ आपको लगेगा, रिगार्डेड के साथ हम एज नहीं लगाते, लेकिन रिगार्डेड के साथ हम एज लगाते हैं। IIM कलकत्ताज MBA प्रोग्राम इज रिगार्डेड एज द फाइनेस्ट इन द कंट्री। यहाँ पे जो सब्जेक्ट है ध्यान से देखिएगा, वो सब्जेक्ट है IIM कलकत्ताज MBA प्रोग्राम। ये आपका सब्जेक्ट यूनिट है, क्योंकि ये प्रोग्राम है तो ये सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर है। इज रिगार्डेड सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, रिगार्ड किया जाता है एज द फाइनेस्ट इन द कंट्री। अब एज के बाद जब आप द फाइनेस्ट इन द कंट्री लिख रहे हो, यहाँ पे देखो EST लिए हो, उसके पहले आर्टिकल द लिए हो, इन द कंट्री के अंदर है, सब कुछ है। लेकिन इसमें ग्रामेटिकल एरर से ज़्यादा सेंटेंस की मीनिंग में एरर है। सेंटेंस की मीनिंग में इसलिए एरर है, मैं इसकी हिंदी मीनिंग बताता हूँ। IIM कलकत्ता का जो प्रोग्राम है वो रिगार्ड किया जाता है कंट्री का सबसे फाइनेस्ट प्रोग्राम। इस सेंटेंस का मतलब ये हो गया। लेकिन एग्जामिनर ने जिस मूड से इस सेंटेंस को लिखा था, उसका मूड ये था कि वो ये कहना चाहता था कि IIM जो कलकत्ता का MBA प्रोग्राम है वो देश के बहुत सारे जो फाइनेस्ट MBA प्रोग्राम है उनमें से एक है। लेकिन सेंटेंस में ये लिख दिया गया है कि सिर्फ यही एक फाइनेस्ट है, मतलब इसके अलावा इसके बराबर कोई है ही नहीं है। तो ये इन्होंने क्या कर दिया है, सेंटेंस को ऐसे बना दिया है वन वर्सेज ऑल, और ये बना दिया है जो वन है, IIM कलकत्ता का जो प्रोग्राम है ये सुप्रीम है, मतलब इसके ऊपर कुछ है ही नहीं है। लेकिन सेंटेंस ये कहना चाहता है कि देश के अंदर बहुत सारे MBA के प्रोग्राम्स अच्छे हैं, उनमें से IIM कलकत्ता का भी एक फाइनेस्ट प्रोग्राम है। इसके लिए सेंटेंस को आपको रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा और यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा वन ऑफ। अब इसका मतलब ये निकल के आएगा कि IIM कलकत्ताज MBA प्रोग्राम इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द फाइनेस्ट इन द कंट्री। मतलब बहुत सारी जो है कंट्री में फाइनेस्ट MBA के प्रोग्राम्स है, IIM कलकत्ता वाली उनमें से ये भी एक है। अब जैसे ही वन ऑफ यहाँ पे डालोगे तो होगा क्या, रिगार्डेड एज वन। अब इसके बाद ऑफ लगा के जो पार्ट यहाँ पे डाल रहे हो ना, वन ऑफ द फाइनेस्ट, ये पूरा का पूरा जो है क्या है, ये वन को क्या कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है। तो ये आपका पूरा का पूरा जो है स्ट्रक्चर इस तरीके से
आपको बनाना पड़ेगा, तब जाके सेंटेंस की पूरी प्रॉपर मीनिंग निकल पाएगी। अब एक बात और आपको समझना है कि जैसे मान लो कोई अगर नाउन है, नाउन के साथ ऑफ लगा के जो भी डिटेल आप इधर रखते हो, नाउन के साथ जो भी इधर ये डिटेल निकाल के इधर पे रखते हो, जैसे मैं इसी एग्जांपल को लेके आपको समझाने की कोशिश करूंगा। इस नाउन के साथ हमने रखा 1, इस नाउन की जगह हमने 1 रखा नंबर, और हमने फिर ऑफ लगाया, उसके बाद लिखा द फाइनेस्ट इन द कंट्री, द फाइनेस्ट इन द कंट्री। अब ये जो ऑफ के साथ ये बाकी पूरा का पूरा यूनिट लगाया गया, तो ये पूरा का पूरा जो यूनिट है ना, इसका डिस्क्रिप्टिव पार्ट होता है। मतलब ये जो रोल प्ले करता है वो प्ले करता है एग्जेक्टिव फ्रेज की तरह, एग्जेक्टिव फ्रेज की तरह रोल प्ले करता है। तो यहाँ पे जैसे ही आप 1 ऑफ लगाओगे ना, तो द फाइनेस्ट इन द कंट्री, ऑफ द फाइनेस्ट इन द कंट्री पूरा का पूरा 1 का डिस्क्रिप्टिव पार्ट हो जाएगा। ये वाला जो चीज़ है ना, वो और थोड़ा आगे चलोगे तो जब हम एग्जेक्टिव फ्रेज, मैंने थोड़ा सा आपको बताया था, तो एग्जेक्टिव फ्रेज कुछ इस तरीके से आपको देखना पड़ेगा। प्रैक्टिस करते करते शुरुआती दौर में दिखाई नहीं देता, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते हो तो धीरे 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 दिखाई देने लगता है सेंटेंस के अंदर। तो सेंटेंस कुछ इस तरीके से करेक्ट होगा, IIM कलकत्ताज MBA प्रोग्राम इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द फाइनेस्ट इन द कंट्री। उसके बाद है 53, ही फील्स हिज ट्रबल्स एज मच और इवन मोर देन दे। अब देखो एक रूल आपको पढ़ाया गया है, रूल ये पढ़ाया गया है कि अगर आप पॉजिटिव और कॉम्परेटिव डिग्री सेंटेंस के अंदर एक साथ लगाना चाहते हो तो आप एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री रखो और मोर देन के साथ कंपैरेटिव डिग्री रखो। यहाँ पे जरा सा ध्यान से देखोगे तो एज मैच, एज आपको लिखना है और फिर मोर देन तो लिए हुआ है, तो सेंटेंस फिर जाके करेक्ट हो पाएगा। कुछ क्वेश्चन तो आपको पता है कि ब्रेक करना पड़ेगा, कुछ क्वेश्चन तो ऐसे है कि मतलब जो रूल आपको लिखाया गया वो सीधे सीधे दिखाई देता है। जैसे इसमें दिखाई दे रहा है एज मच एज, मच भाई आपकी पॉजिटिव डिग्री होती है तो एज के बीच में रखो, क्योंकि मोर देन भी इस्तेमाल किया गया। तो पॉजिटिव कंपैरेटिव दोनों एक साथ सेंटेंस में हो तो दोनों को उसके करेक्ट स्ट्रक्चर में रखते हैं। 54 है, ही वॉज ए लर्नड मैन एमंग लॉर्ड्स एंड ए लॉर्ड एमंग लर्नड मैन। देखो यहाँ पे एरर क्या है, अगर इसी सेंटेंस को ध्यान से देखोगे ना, इसी सेंटेंस को ध्यान से देखोगे तो आपको एरर पता चल जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 54 में क्या दिया हुआ, ही वॉज ए लर्नड मैन। अब इतना देखने तो आ ही गया है कि भाई ये आर्टिकल देख रहा है, ये नाउन दिख रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये क्या होगा, ये आपका एग्जेक्टिव होगा। यहाँ पे बात आती है जो लर्न होती है, एक बात आप सीख लो, लर्न के 2 V3 फॉर्म बनते हैं, 2 पार्टिसिपल फॉर्म बनते हैं, एक होता है लर्नड, एक होता है लर्नड और एक होता है लर्नड। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है, देखो जो लर्नड होता है ना वो पुराने समय में इस्तेमाल किया जाता था, अब मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में इसका ये वाला वर्जन इस्तेमाल किया जाता है। ये अब प्रचलन में उतना नहीं है, होता है लेकिन अब लर्न प्रचलन में नहीं है, लर्न प्रचलन में है। अब अच्छा इस एरर को कैसे पहचान पाते हैं, इसी सेंटेंस के अंदर, ही वॉज ए लर्नड मैन एमंग लॉर्ड्स एंड ए लॉर्ड एमंग लर्नड मैन। अब यहाँ पे मैन के साथ क्या लिया गया है, देखो लर्नड यहाँ पे लिया गया है, यहाँ पे जो एग्जेक्टिव वर्जन लिया गया है वर्ब का वो लिया गया है ईडी, और यहाँ जो लिया गया है वो लिया गया है ये वाला वर्जन V3 वर्जन। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि लर्न आपका वर्ब होता है, तो इसका जो लर्नड मतलब जो V3 वर्जन लेते हो पार्टिसिपल का वर्जन जो एग्जेक्टिव की तरह काम करता है, वो यहाँ पे आपको क्या लेना पड़ेगा, लर्न लेना पड़ेगा, लर्नड लेना पड़ेगा। ये लर्न लेके फिर मैन के, ये एरर है। अगर सही से घूर के देखो, घूर के देखो तो क्वेश्चन ही बताएगा कि भाई हमारे अंदर एरर है। लेकिन उसमें दिक्कत क्या होता है, अगर किसी को ये बात जानकारी में नहीं होगी, मतलब ये वाली जो बात मैंने आपको बताई, अगर ये वाली बात जानकारी में नहीं होगी तो उसको ये दिक्कत होगा कि एरर यहाँ पे मारे या फिर यहाँ पे मारे। उसे पता तो चल जाएगा कि भाई स्ट्रक्चर एक जगह लर्न लिखा हुआ है, एक जगह लर्न लिखा हुआ है, तो कहीं ना कहीं तो एरर है, लेकिन एरर कहाँ मारे एग्जाम में, ये सबसे बड़ा डाइसी वाला सिचुएशन था। तो ये भी देखो एक बड़ा कलाकारी वाला सीन है यार, मतलब ऐसा है कि एग्जामिनर बहुत मूड आपका चेक करता है, नॉर्मल क्वेश्चन को बहुत ट्रिकी बनाता है आपका। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे हम लोग, और अगला क्वेश्चन कुछ हमारा इस तरीके से है, इन इंडिया देयर आर मेनी पुअर्स। एक चीज तो आपको पढ़ाई गई है कि देखो भैया जो एग्जेक्टिव है, एग्जेक्टिव को अगर नाउन बनाना है तो आप क्या करो, इस एग्जेक्टिव के साथ इसमें द जोड़ दो, इसमें प्लस द जोड़ दो, तो ये नाउन बन जाता है। और कैसा नाउन बनता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन बन जाता है। अदरवाइज क्या है, जब एग्जेक्टिव की तरह हो तो कभी भी इसके अंदर जो बात याद रखनी है आपको, एस या फिर ES नहीं जोड़ते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो पुअर्स लिख दिया गया है, यहाँ पे लिख दिया गया पुअर्स, तो आपको ध्यान रखना है ये पुअर्स नहीं डालना है, क्या डालना है, पुअर डालना है। इन इंडिया देयर आर मेनी पुअर्स, कि जो इंडिया है, इंडिया में जो गरीब लोग हैं, बहुत ज़्यादा गरीब लोग हैं। अब मैंने आपको एक स्ट्रक्चर बता रखा है ऑलरेडी, एक होता है आपका सब्जेक्ट, फिर होता है लिंकिंग वर्ब,
लिंकिंग वर्ब, और फिर होता है आपका साथ में ये कॉम्प्लीमेंट होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है। तो जो कॉम्प्लीमेंट होता है ना, कॉम्प्लीमेंट में मान लो कोई एग्जेक्टिव आया तो एग्जेक्टिव अपनी बात एक एडिशनल एग्जेक्टिव या फिर एडवर्ब ले सकता है, और एग्जेक्टिव के लिए कुछ भी जो आता है वो एडवर्ब की तरह काम करता है बेसिकली, ठीक है। ये वाला स्ट्रक्चर हो सकता है। कोई अगर कॉम्प्लीमेंट की जगह नाउन या प्रोनाउन आएगा तो ये अपनी जगह जो है एडिशनल क्या ले सकता है, ये अपने लिए एडिशनल एग्जेक्टिव ले सकता है, जो कि पहले इस्तेमाल हो सकता है, जो कि बाद में भी इस्तेमाल हो सकता है। तो ये वाला स्ट्रक्चर भी आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, क्योंकि एग्जेक्टिव के चैप्टर में ये कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी बनी रहती है। क्वेश्चन नंबर 56, आई टोल्ड द टीचर दैट द होमवर्क सेट फॉर द डे वॉज मच टू हैवी फॉर अस टू कंप्लीट। देखो वॉज मच टू हैवी लिखा है, हैवी क्या है आपका एग्जेक्टिव है, आप इसको समझिएगा। हैवी जो है आपका एग्जेक्टिव है, और इसके बाद यहाँ पे मच टू का इस्तेमाल किया गया। तो पहले आपको समझना कि यहाँ पे दो एडवर्ब इस्तेमाल किया हैवी के लिए, एक टू का इस्तेमाल किया है, एक मच का इस्तेमाल किया है। तो इसका जो करेक्ट ओरिएंटेशन होना चाहिए वो कुछ इस तरीके से होना चाहिए, टू मच हैवी। हैवी तो है, मच हैवी है, मच हैवी है, और उसके बाद और स्ट्रेस किया जा रहा है कि टू मच हैवी है। तो टू जो है वो मच को स्ट्रेस कर रहा है। तो जो करेक्ट स्ट्रक्चर होना चाहिए वो टू का पहले होना चाहिए, फिर मच का बाद में, फिर हैवी का लास्ट में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 57, मोबाइल फोन्स आर सो इंपॉर्टेंट। मैं तो इसको कहता हूं कि इसको आप ऐसे इंपॉर्टेंट लिख लो। इंपॉर्टेंट इसलिए लिख लो क्योंकि जब अभी आप एक चैप्टर में पहुंचोगे जिसको मैं आपको पढ़ाऊंगा लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब में इस तरीके के एग्जाम्पल को वापस आपको एक अलग नज़रिए से देखना होगा। वहाँ पे आपको कुछ लर्निंग और मिलेगी, क्योंकि इसमें हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो कुछ आगे के चैप्टर के भी थोड़े कंसेप्ट है जिनको आपको थोड़ा सा यहाँ पे याद करके चलना पड़ेगा, उस चैप्टर में और अच्छे से क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, मोबाइल फोन्स आर सो इम्पोर्टेंट दीज डेज दैट दे आर नो लॉन्गर लग्जरी आइटम्स बट हैव बिकम नेसेसिटी। इस क्वेश्चन को जरा देखोगे तो सीजीएल टियर सेकंड के एग्जाम में आया हुआ, 2015 के एग्जाम में आया हुआ है। क्वेश्चन काफी मतलब अच्छा है। मोबाइल फोन आर सो इम्पोर्टेंस, ये इसका तो रिदम ही इतना खराब रहता है कि आदमी देख के ये समझ जाता है कि ये जो इंपॉर्टेंस लिखा हुआ है ये इंपॉर्टेंस आपका नाउन है। अब ये जो बार बार मैं चैप्टर की बात कर रहा हूं कि सब्जेक्ट प्लस लिंकिंग वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट, ये वाला स्ट्रक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट करता है, क्योंकि एग्जेक्टिव का जो सबसे फसी क्वेश्चन आता है, मतलब जो ट्रिकी क्वेश्चन आता है वो यहीं से आता है। अब यहां पे स्ट्रक्चर अगर देखोगे तो मैंने बोला कि लिंकिंग वर्ब ये वाला स्ट्रक्चर कैसे पहचानोगे, जब आपका इज, आर, एम, वॉज और वर से है की फीलिंग आए, किसकी है की फीलिंग आए, या इज, आर, एम, वॉज, वर, आप ये पहचान पाओ ये मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है, तो ऐसे केस में जो बाद वाला पार्ट होता है वो सब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट की तरह काम करता है। जैसे लिखा है मोबाइल फोन्स आर सो इम्पोर्टेंस, तो जो मोबाइल फोन है वो है की फीलिंग आ रही है, वो है सो इम्पोर्टेंस, बहुत इंपॉर्टेंस है। तो एक तो आपको ये समझना है कि भाई ये वाला इस स्ट्रक्चर में फिट बैठ रहा है, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, लिंकिंग वर्ब हो गया। यहाँ पे जो है या तो आप नाउन रख सकते हो, या प्रोनाउन रख सकते हो, या एग्जेक्टिव रख सकते हो। अब आपको समझना पड़ेगा कि नाउन रखना है, प्रोनाउन रखना है, या फिर एग्जेक्टिव रखना है। तो यहाँ पे आपके नाउन की जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंस जो है शब्द, इंपॉर्टेंस जो आपका होता है वो होता है नाउन, और जो आपको यहाँ पे चाहिए वो चाहिए एक्चुअली एग्जेक्टिव। और जो सो होता है, सो आपका क्या होता है, एडवर्ब होता है। सो होता है वो एडवर्ब होता है। लेकिन क्या है ना कि अगर इसमें ये नॉलेज नहीं भी है तो ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है कि अगर आप नॉर्मल भी इंग्लिश पढ़ते हो ना तो भी पता चल जाता है कि कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंस है हम ये नहीं बोलते, किसी चीज़ का इंपॉर्टेंस है बोलते हैं, कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है बोलते हैं। तो यहाँ से पढ़ते ही पता चल जाता है मोबाइल फोन्स आर सो इम्पॉर्टेंट दीज डेज दैट दे आर नो लॉन्गर लग्जरी आइटम्स। मोबाइल फ़ोन इतना इंपॉर्टेंट हो गया आज के समय में कि आज वो लग्जरी गुड्स की कैटेगरी में नहीं आता। सेंटेंस ये कहना चाहता है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंस की जगह जो आपको एग्जेक्टिव लेनी पड़ेगी वो लेनी पड़ेगी इंपॉर्टेंट। और सो क्या है, यहाँ पे एडवर्ब है जो इंपॉर्टेंट को स्ट्रेस कर रहा है, और ये एग्जेक्टिव का मॉडिफायर है। जो अगले चैप्टर में हमारा यही होने वाला है, जो हम एडवर्ब पढ़ने वाले हैं। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 57। इसके बाद हम लोग अगर थोड़ा और आगे मूव करें और क्वेश्चन देखें हम, हेनरी इज ए कैपेबल बॉय ऑफ डूइंग एनीथिंग। देखो ऑलरेडी मैंने ये एग्जांपल आपको बताया है, सब लिंकिंग वर्ब से कनेक्टेड क्वेश्चंस है। देखो भैया एक तो चीज़ है जो याद रखो, सब्जेक्ट प्लस लिंकिंग वर्ब और प्लस उसका जो कॉम्प्लीमेंट आता है, कॉम्प्लीमेंट जो आता है, इस कॉम्प्लीमेंट में रखा क्या जा सकता है, वो रखा जा सकता है एग्जेक्टिव, और उसके बाद रखा जा सकता है नाउन या प्रोनाउन। जब एग्जेक्टिव रखा जाता है तो प्रॉब्लम कम होती है, जब नाउन या प्रोनाउन रखा जाता है तो इसके जो क्वेश्चन है वो थोड़े और ट्रिकी बनाए जा सकते हैं।
क्योंकि इस वाले केस में मान लो यहाँ पे ये नाउन या प्रोनाउन कॉम्प्लीमेंट की जगह आ गया, तो इसका मॉडिफायर भी एडिशनल आता है जो कि एग्जेक्टिव हो सकता है, जिसका इस्तेमाल आप पहले कर सकते हो और जिसका इस्तेमाल आप पीछे भी कर सकते हो। ये वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 58 और 59 दोनों इसी कंसेप्ट पे है। कंसेप्ट पे क्या है, जैसे हमने लिखा कि हेनरी इज ए बॉय, HENRY, हेनरी इज ए बॉय, हेनरी इज ए बॉय हमने लिखा। अब हमारे पास एक बात और कहने का है, मैं ये भी लिख सकता हूँ ना, हेनरी इज ए गुड बॉय, गुड बॉय। लेकिन कई बार क्या होता है, ये जो बॉय है ना, इसका डिस्क्रिप्शन थोड़ा डिटेल में देना होता है। अगर डिस्क्रिप्शन शॉर्ट में देना है तो आप इस तरीके से लिख सकते हो, लेकिन अगर आपको इसको थोड़ा सा डिटेल में देना होता है तब आप क्या काम करते हो, आप ऐसे करते हो, हेनरी इज ए बॉय, और पूरा डिस्क्रिप्शन बाद में ऐड करते हो। ये वही वाला डिस्क्रिप्शन है, हेनरी इज ए बॉय कैपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग। तो इसका जो करेक्ट स्ट्रक्चर होगा कुछ इस तरीके से होगा, हेनरी इज ए बॉय, और ये जो कैपेबल पहले लगाया गया है। अगर सिर्फ इतना ही लिखना होता, ये वाला पार्ट ना होता तो सेंटेंस करेक्ट होता। अगर मैं लिख दूं हेनरी इज ए कैपेबल बॉय, ओके, मतलब सेंटेंस सही है। लेकिन अगर आपको डिस्क्रिप्शन देना है, थोड़ा ज्यादा डिटेल में बॉय का डिस्क्रिप्शन देना है, तो आपको ये प्रेडिकेटिवली इस्तेमाल करना है। तो हेनरी इज ए बॉय कैपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग, ये कुछ सेंटेंस इस तरीके से हो जाएगा, कैपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग। अब जाके सेंटेंस करेक्ट होगा, समझ में ही बात। तो इसमें जो है कैपेबल बॉय जो लिखा हुआ है, इसका स्ट्रक्चर करेक्ट करना है, तो ए पार्ट में एरर होगा। दिस इज नॉट ए वर्थ रीडिंग बुक सो डोंट रीड इट। देखो, जब भी आप बुक को बोलते हो ना कि ये पढ़ने के, मतलब दिस इज नॉट ए वर्थ रीडिंग बुक, इसका मतलब ये हो गया कि पढ़ने के लायक नहीं है। तो वर्थ रीडिंग जो होता है ना, ये बुक के केस में हमेशा आप इसका प्रेडिकेटिवली इस्तेमाल करते हो, इसको स्टार्ट में नहीं इस्तेमाल करते हो। दिस इज नॉट ए वर्थ रीडिंग बुक की जगह आपको लिखना पड़ेगा दिस इज नॉट ए बुक वर्थ रीडिंग, दिस इज नॉट ए बुक वर्थ रीडिंग सो डोंट रीड इट। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये पहले के बजाय बाद में लेके जाना पड़ेगा, कंसेप्ट सिमिलर है। यहां पे जो है ना, दिस इज ए बुक, निगेटिव बनाओगे दिस इज नॉट ए बुक हो जाएगा, दिस इज ए बुक वर्थ रीडिंग, वर्थ रीडिंग, ये करेक्शन है। ये डिस्क्रिप्शन पीछे डालना है बुक के। और यहां पे सब्जेक्ट देखो, ये है, ये लिंकिंग वर्ब है, और ये कॉम्प्लीमेंट है, और कॉम्प्लीमेंट का डिस्क्रिप्शन बाद वाले पार्ट में रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 60 है, सी हैज मैरिड ए यंग टाल ऑस्ट्रेलियन अकाउंटेंट, और सास कैम्प का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। आपको क्या लिखना पड़ेगा, सी हैज मैरिड ए टॉल यंग ऑस्ट्रेलियन अकाउंटेंट। जो टॉल है वो यंग के पहले लाना पड़ेगा, यंग बाद में लेके आना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 61, आई नाउ रियलाइज दैट पब्लिक स्पीकिंग रिक्वायर्स एज मच करेज एंड कॉन्फिडेंस एज टू डांस। क्वेश्चन नंबर 61, देखो यार, ऐसा है कि ये ना कंसेप्ट तो ऐसे ही है कि जब हम कंपेयर करते हैं तो सिमिलर चीज़ों में कंपैरिजन करते हैं। एक चैप्टर आपको आगे पढ़ाया जाएगा जिसका नाम आएगा पैरेललिज्म। पैरेललिज्म का मतलब वही है यार कि दोनों साइड में स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए। सेंटेंस को जब भी हम जोड़ते हैं, घटाते हैं, बड़ा करते हैं, तो स्ट्रक्चर हमेशा सेम रखना होता है। कंपेयर करते हैं तो स्ट्रक्चर हमेशा सेम रखना होता है। चलो इसमें देखते हैं कि कैसे ये पैरेललिज्म का स्ट्रक्चर लग रहा है। आई नाउ रियलाइज दैट पब्लिक स्पीकिंग रिक्वायर्स एज मच करेज एंड कॉन्फिडेंस एज टू डांस। अब देखो यहाँ पे बात आई है कि आप कंपेयर तो कर रहे हो, एज के बीच में रख रहे हो, मच करेज एंड कॉन्फिडेंस की बात कर रहे हो। लेकिन अगर इधर देखना, आई नाउ रियलाइज दैट पब्लिक स्पीकिंग का कंपैरिजन कर रहे हो डांस से, टू डांस से, तो देखो यहाँ पे आईएनजी फॉर्म है। जो आपका नाउन है वो है वर्ब की आईएनजी फॉर्म, जो कि जीरेंड है, सेमी नाउन फॉर्म है। तो पब्लिक स्पीकिंग की बात कर रही है। पब्लिक स्पीकिंग ये आपका नाउन फॉर्म है लेकिन आईएनजी के फॉर्म में हो, और इसका जो कंपैरिजन कर रहे हो वो टू डांस से कर रहे हो। तो इसको आप क्या बोलते हो, इसको बोलते हो जीरेंड। आगे जब पढ़ोगे तो आप इसको बोलोगे जीरेंड वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और इसको बोलोगे इन्फिनिटिव, इसको बोलोगे इन्फिनिटिव। तो जिरंड का इन्फिनिटिव के साथ कंपैरिजन ठीक नहीं है, इन्फिनिटी का इन्फिनिटी के साथ, जिरंड का जिरंड के साथ करते। तो यहाँ पे टू डांस की जगह क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा डांसिंग। कि आई नाउ रियलाइज, मुझे अब रियलाइज हुआ कि पब्लिक स्पीकिंग को के लिए उतना ही करेज और कॉन्फिडेंस चाहिए जितना कि डांस करने के लिए चाहिए। तो पब्लिक स्पीकिंग और डांसिंग के बीच में कंपैरिजन हो रहा है।
समझ में आई बात? तो ये आपको समझना है कि जब आप कंपेयर करते हो तो सिमिलर चीज में आपको कंपेयर करना पड़ता है, क्योंकि एग्जेक्टिव के चैप्टर में इसलिए डाला गया है क्योंकि ये कंपेयर कर रहे हो ना, ये है ना एज मच करेज एंड कॉन्फिडेंस एज डांसिंग, तो ये एग्जेक्टिव से रिलेटेड लेना देना है इसका, और पैरेललिज्म के स्ट्रक्चर से लेना देना है, और कंजंक्शन के चैप्टर से भी लेना देना है, क्योंकि कंजंक्शन के चैप्टर में भी इसका ब्लस अच्छा खासा देखोगे पैरेललिज्म का। क्वेश्चन नंबर 62, गिव योर आंसर्स इन योर ओन वर्ड्स एज फॉर एज प्रैक्टिकल। देखो मुझे आपको एक चीज बनाना पड़ेगा, प्रैक्टिस, PRACTIC, स्पेलिंग यार ऐसे बचपन की तरह याद रखना पड़ रहा है। प्रैक्टिस, जो प्रैक्टिस होता है ये आपका वर्ब होता है, प्रैक्टिस जो होता है ये वर्ब होता है। इसका देखो जो एग्जेक्टिव वर्जन बनता है, दो एग्जेक्टिव वर्जन बनता है, एक होता है प्रैक्टिकल और एक होता है प्रैक्टिकेबल। प्रैक्टिकेबल, प्रैक्टिकल तब आप इस्तेमाल करते हो जब अगर कोई चीज थ्योरी में प्रूवन हो, अगर कोई चीज थ्योरी में प्रूवन हो, थ्योरी में अगर कोई चीज प्रूवन हो, और ऐसे केस में जब आप उसको एग्जेक्टिव के टर्म में इस्तेमाल करते हो, तो जो एग्जेक्टिव इस्तेमाल करते हो प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकेबल तब इस्तेमाल करते हो जब आप किसी चीज को यह बताने की कोशिश करते हो कि ये प्रैक्टिस में लाया जा सकता है, ये प्रैक्टिस में लाया जा सकता है, जरूरी नहीं कि वो प्रूव हो, आप एजम्पशन ले रहे हो कि उसे प्रैक्टिस में लाया जा सकता है। अब क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़ना, गिव योर आंसर इन योर ओन वर्ड्स, अपना जवाब अपने शब्दों में दो, एज फॉर एज प्रैक्टिकेबल, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके, मतलब जितना ज्यादा ज्यादा आप प्रैक्टिस में ला सकते हो। तो जब आप प्रैक्टिकेबल आपको इस्तेमाल करना हो ना, तो इसमें एबिलिटी थोड़ी मिक्स होती है। प्रैक्टिस में जब आप एबल जोड़ते हो तो प्रैक्टिकेबल बनता है, तो इसमें थोड़ा एबिलिटी का सेंस आता है कि हाँ ये पॉसिबल है, ये किया जा सकता है। और जब आप प्रैक्टिकल इस्तेमाल करते हो इसका ये मतलब है ये प्रूवन है, थ्योरी में प्रूव हो चुका है, अब इसको इसमें एबिलिटी वाली कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे जो आपको लगाना है वो प्रैक्टिकल की जगह प्रैक्टिकेबल लगाना है, प्रैक्टिकेबल एग्जेक्टिव का इस्तेमाल करना है। तो इसके दो एग्जेक्टिव के वर्जन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है, द सजेशन गिवन बाय हिम इज एज बैड इफ नॉट वर्स देन द वन सजेस्टेड बाय यू। देखो एज लिखा है, एज के बाद बैड लिखा है, तो आपको भी पता है एज लिखना चाहिए, इसके बाद कॉमा लिख के आ जाता है और एग्जामिनेशन में पता नहीं चलता है। एज बैड एज इफ नॉट वर्स्ट देन वन सजेस्टेड बाय। अब देखो यहाँ पे कई बार क्या लगता है, बैड वर्स वर्स्ट होता है, बैड वर्स वर्स्ट होता है, इफ नॉट वर्स देन वन सजेस्टेड बाय यू। अब यहां पे देखो देन इस्तेमाल किया गया है, देन इस्तेमाल किया गया मतलब कंपैरेटिव डिग्री है, तो यहां पे वर्स्ट के पहले आपको आर्टिकल द का इस्तेमाल नहीं किया करना है। द सजेशन गिवन बाय हिम इज एज बर्ड इफ नॉट वर्स्ट देन द वन सजेस्टेड बाय यू। तो क्वेश्चन नंबर 63 में आपको कंपैरेटिव डिग्री के साथ साथ आपको क्या है, जो पॉजिटिव डिग्री इस्तेमाल करते हो एज और एज के बीच में उसको रख के फिर आगे बातचीत करनी है। उसके बाद अगर मैं बात करूं अगले क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन है हमारा, आई डू नॉट नो हु यू कंसिडर टू बी द बेस्ट आंसर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इस तरीके के भी एग्जाम में क्वेश्चन बनाते हैं जिसका कुछ सुर एंड ताल नहीं होता है, मतलब कुछ भी। जैसे मैं बोलूं आई डू नॉट नो हु यू कंसिडर, अब कंसिडर के बाद आपको चाहिए क्या है, कंसिडर के बाद चाहिए आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, कि तुम किसको बेस्ट आंसर कंसिडर कर रहे हो। तो यहाँ पे ना सेंटेंस फर्जी का सुपरफ्लुअस बनाया गया है, टू बी फर्जी का लगाया गया। देखो टू बी का जो इस्तेमाल होता है वो इस्तेमाल होता है पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर में होता है। तो कुछ लोगों को लगता है कि पैसिव वॉइस में स्ट्रक्चर होगा, तो ध्यान रखो कि ये जब भी पैसिव स्ट्रक्चर में आता है तो हमेशा अपने V3 के साथ आता है। जब एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ोगे तो उसमें पता चलेगा कि पैसिव स्ट्रक्चर जब भी बनाते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ बनाते हैं, तो यहाँ पे कहीं पे भी जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है। तो आई डू नॉट नो हु यू कंसिडर टू बी द बेस्ट आंसर, तो यहाँ पे जो टू बी लिखा हुआ ना, टू बी रिमूव करने की जरूरत है। अब सेंटेंस पढ़ोगे आई डू नॉट नो हु यू कंसिडर द बेस्ट आंसर, मतलब अब क्वेश्चन पूरी तरीके से करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 है, ये सेंटेंस सुपरफ्लुअस है। सुपरफ्लुअस सेंटेंसेस में आपको ये देखना पड़ता है कि यार कुछ ऐसा स्ट्रक्चर तो नहीं है जो मतलब जबरदस्ती का डाल दिया गया है। जैसे कई बार प्रोनाउन स्पेशली डाल दिया जाता है, कई बार जो है सुपरफ्लुअस एग्जेक्टिव्स डाल दिए जाते हैं, कई बार कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसकी मीनिंग पूरी क्लियर होती रहती है लेकिन उसमें कुछ और शब्द जोड़ के डाल दिए जाते हैं जो रिदम में फिट बैठ जाते हैं। तो इस तरीके के स्ट्रक्चर को ढूंढ के आपको पहचान के निकालना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 65 है, वी इन इंडिया कैन लुक फॉरवर्ड टू ए कंफर्टेबल एंड सेटल लाइफ इन द 21st सेंचुरी।
65 क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, अगर आप इसको ब्रेक नहीं करोगे तो इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। अगर यूपी बोर्ड के बच्चे हो तो ये क्वेश्चन आपके बस के बाहर की बात है, लेकिन अगर आप अच्छी खासी प्रैक्टिस कर चुके हो ना तो आपको दिखाई देने लगेगा। जैसे मैं अगर बात करूं, वी हमने क्या लिया, एक प्रोनाउन लिया, इन इंडिया। अब इन इंडिया हमने लिखा क्या है, ये हम इंडिया वाले लोग की बात कर रहे हैं। अब इस वी का जो है वर्ब यहां पे दिया, कैन। लुक फॉरवर्ड टू, लुक फॉरवर्ड टू एक फ्रेज होता है, ये लुक फॉरवर्ड टू एक फ्रेज होता है। और फिर जैसे ही मुझे यहाँ पे टू दिखाई देता है, हमें ये पता है अपने बाद ऑब्जेक्ट लेगा। फिर लिखा है ए कंफर्टेबल एंड सेटल लाइफ, तो लिया हुआ आर्टिकल ए। अब देखना ये स्ट्रक्चर ये लिया हुआ है, इसके बाद चाहिए कि आपको ऑब्जेक्ट यूनिट चाहिए। समझना बात मेरे ध्यान से, सबको पता है कि प्रीपोजिशन अपने बाद ऑब्जेक्ट यूनिट लेता है। अब आर्टिकल ए लिया है, आर्टिकल ए को मैं इसके बाद मैथमेटिकल फॉर्म में इसको तोड़ने की कोशिश करता हूं। एक लिखा है कंफर्टेबल, और साथ में फिर एक कनेक्टर है आपका जिसको मैं यू प्लस सिंबल बना लूं। एंड का काम होता है दो चीजों को जोड़ना। उसके बाद लिखा है सेटल, सेटल, और उसके बाद इसका लिया है नाउन, लाइफ। लाइफ क्या है आपका, नाउन लिया है। अब ये स्ट्रक्चर ऐसे क्लोज कर दो यहां से, लाइफ। तो ये जो पूरा का पूरा है ना, ये एग्जेक्टिव है। क्या है, ये एग्जेक्टिव है। और ध्यान से देखना कि दो एग्जेक्टिव को जोड़ा गया है, कंफर्टेबल और सेटल को जोड़ा गया है। तो कंफर्ट वर्ब होता है, सेटल भी आपका वर्ब होता है। कंफर्ट भी वर्ब होता है, सेटल भी वर्ब होता है। तो कंफर्टेबल का जो एग्जेक्टिव वर्जन बनता है वो बनता है कंफर्टेबल। सेटल का सेटलेबल अगर एग्जेक्टिव वर्जन बनाता होगा तो हम सेटलेबल लगा देंगे, लेकिन सेटलेबल कोई एग्जेक्टिव इसका वर्जन बनता नहीं है। जो सेटल का एग्जेक्टिव वर्जन इस्तेमाल करते हैं वो हम सेटल्ड इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पे इसका एग्जेक्टिव चाहिए, वो चाहिए सेटल्ड। लाइफ इन द 21st सेंचुरी, ये अब आपको दिख रहा होगा, इससे पहले नहीं दिख रहा होगा कि आर्टिकल ए है, इसको हमने बाहर निकाल लिया और फिर यहां से लेके यहां तक हमने क्या काम किया, एक ब्रैकेट लगा दिया और ये नाउन के साथ जोड़ा हुआ। थोड़ा मैथमेटिक्स भी लगा लो यार इसी में, अब समझ में आई बात। और ये कनेक्टर है जो जोड़ा गया। तो ऐसा नहीं कि ग्रामर में आप थोड़ा मैथमेटिकल थॉट नहीं डाल सकते, डाल सकते हो। इस तरीके का मैथमेटिकल थॉट डाल के फिर आप क्वेश्चन को करेक्ट कर सकते हो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 66 की बात करूं, ही रन्स मोर फास्टर देन आई। देखो अब ही का कंपैरिजन हो रहा है आई में, तो सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से हो रहा है, कोई एरर नहीं है। लेकिन फास्टर और मोर दोनों एक साथ लगाया गया है। दो कंपैरेटिव डिग्री एक साथ इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो सेंटेंस को आपको करेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 61, द फाइट फॉर लिबरेशन ब्रिंग्स आउट द बेस्ट एंड ए नोबलेस्ट। देखो बेस्ट के पहले आर्टिकल द लगाए हो तो नोबलेस्ट के पहले भी आपको द लगाना पड़ेगा। सुपरलेटिव डिग्री अपने साथ आर्टिकल द लेता है या फिर पॉजेसिव एडजेक्टिव लेता है। 68, नॉट मच पीपुल रियलाइज हिज सिंसियरिटी। देखो पीपुल जो होता है वो काउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आता है और उसके साथ मच लगाना गुनाह करने के बराबर है। तो इसके साथ जो लगाते हो आप मेनी लगाते हो, मच नहीं। मच आप जो लगाते हो अनकाउंटेबल के साथ लगाते हो। क्वेश्चन नंबर 69 है, इट वॉज ऑब्वियसली फॉर एवरीवन दैट ग्रैंडफादर वॉज हाइडिंग समथिंग फ्रॉम ऑल ऑफ अस। देखो लिखा हुआ है इट और उसके बाद लिखा है वॉज। तो जैसे मैं इट वॉज देखता हूं तो मुझे एक बात ये समझ में आता है कि है की फीलिंग आने वाली है, क्योंकि वॉज यहाँ पे मेन वर्ब है। तो इट आपका सब्जेक्ट हो गया, वॉज जो है आपका लिंकिंग वर्ब हो गया। तो यहाँ पे जो आएगा वो आएगा नाउन, प्रोनाउन या तो फिर एग्जेक्टिव, यही आनी चाहिए। अब इसकी जगह एडवर्ब तभी लगा सकते हो जब एग्जेक्टिव हो, एग्जेक्टिव के साथ एडवर्ब हो। नाउन प्रोनाउन हो तो उसके साथ एग्जेक्टिव लगा सकते हो, अपने फंक्शनलिटी मानी चाहिए। तो यहाँ पे लिखा है आगे प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन अपने बाद अपनी कहानी अलग से फिर ऑब्जेक्ट यूनिट लेके निकल जाएगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे अगर एक शब्द आया है तो या तो नाउन होना चाहिए, या तो प्रोनाउन होना चाहिए, या तो एग्जेक्टिव होना चाहिए। तो जो ऑब्वियस होता है, ध्यान दीजिएगा, जो ऑब्वियस होता है ये होता है आपका एग्जेक्टिव वर्जन, और इसमें जैसे ही एग्जेक्टिव में एल लगाते हो वो बन जाता है आपका एडवर्ब। तो यहाँ पे चाहिए भैया या तो नाउन हो, या तो प्रोनाउन, या तो एग्जेक्टिव, पर यहाँ पे लिखा हुआ एडवर्ब, सेंटेंस को करेक्ट करना पड़ेगा। इट वॉज ऑब्वियस फॉर एवरीवन दैट ग्रैंडफादर वॉज हाइडिंग समथिंग फ्रॉम ऑल ऑफ अस। क्वेश्चन ये हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, मैं पढ़ाते वक्त हिंदी मीनिंग में फोकस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको वो वर्जन दिखा पाऊँ जो वर्जन देखना चाहिए आपको। आप ग्रामर को करेक्ट कर रहे हो तो उनके फंक्शनल टर्म्स में देखो कि कोई शब्द एग्जेक्टिव की तरह काम कर रहा है, कोई टर्म जो है नाउन की तरह काम कर रहा है, प्रोनाउन की तरह काम कर रहा है। तो उस टर्म में आप इसको देखना चालू करो, धीरे धीरे थॉट प्रोसेस जिनका बिल्ड नहीं होगा बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 है, विथ लिटिल क्रिएटिविटी एंड हार्ड वर्क द प्रोजेक्ट कुड हैव बीन सक्सेसफुली कंप्लीटेड। इसमें तो देखो जैसे लिटिल आया तो आपको पता करना है कि लिटिल और फ्यू में क्या सही है क्या नहीं है। लिटिल है, देखो क्रिएटिविटी अगर हार्ड वर्क की बात करें, काउंटेबल तो होता नहीं, तो लिटिल का यूज केस तो सही है। लेकिन मैं अगर लिटिल की बात करूं तो जीरो के बराबर क्रिएटिविटी और हार्ड वर्क करके सक्सेस
फुली प्रोजेक्ट को कैसे कंप्लीट कर सकते हो, मतलब थोड़ा तो मेहनत करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप ए लिटिल का इस्तेमाल करोगे। माई यंगर सिस्टर इज मच स्मार्टर देन मी। देखो यहाँ पे कुछ लोगों को लगेगा स्मार्टर के साथ मच लगाया गया, नहीं यार, स्मार्टर है, मच स्मार्टर स्ट्रेस किया गया है, लेकिन मोर के साथ कंफ्यूजन होता है आपका। मोर और ईआर एक साथ में नहीं आता, मच और ईआर आ सकता है। मच और ईआर का कोई ऐसा लेना देना नहीं है, मच ये कंपैरेटिव डिग्री नहीं है, समझ में आया ना। मोर और ईआर होता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जो दिक्कत वाली बात है, मी की जगह आपका आई होना चाहिए, क्योंकि कंपैरिजन कर रहे हो सब्जेक्ट का सब्जेक्ट के साथ। माई यंगर सिस्टर का कर रहे हो और इज के पहले आया है, तो ये सब्जेक्टिव केस है, मतलब ये वर्ब के पहले आएगा तो सब्जेक्टिव केस है, तो सब्जेक्टिव केस का सब्जेक्टिव केस के साथ करोगे, ठीक है ना। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करूं, गीता हैड बीन डांसिंग एट द पार्टी लिटिल मोर देन यूजुअल। गीता देखो पार्टी में डांस कर रही है, जितना पुराने समय डांस करती थी उससे थोड़ा ज़्यादा कर रही है। तो यहाँ पे अगर लिटिल लगाओगे तो बिल्कुल ही डांस नहीं कर रही, तो ए लिटिल डालना पड़ेगा। ए लिटिल डालने से सेंटेंस क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 73, आई एम बेटर एडॉप्टेड टू द क्लाइमेट देन योर। देखो यार, आई एम बेटर एडॉप्टेड टू द क्लाइमेट, मैंने जो है क्या काम किया है, बेहतर एडॉप्ट कर लिया है क्लाइमेट से, और उसके बाद कंपैरिजन कर रहा है, बेटर एडॉप्टेड टू द क्लाइमेट देन यू। अब यहाँ पे यू की जगह आपको योर डालना पड़ेगा। रीजन समझना क्यों योर्स डालना पड़ेगा, इसका मतलब ये होगा कि आप ये लिखना चाहते हो योर प्लस क्लाइमेट, क्योंकि कंपैरिजन कर रहे हो ना, मैंने एडॉप्ट कर लिया है क्लाइमेट को, मतलब जिस क्लाइमेट में मैं अभी रह रहा हूं उस क्लाइमेट को मैंने ज़्यादा अच्छी तरीके से अडॉप्ट कर लिया है, जो तुम्हारा क्लाइमेट है उससे बेहतर। तो ये क्लाइमेट का कंपैरिजन कर रहा है, मेरे क्लाइमेट से जो अभी जिस करंट क्लाइमेट में मैं रह रहा हूं उस क्लाइमेट का कंपैरिजन हो रहा है तुम्हारे क्लाइमेट से। तो क्लाइमेट का कंपैरिजन तुमसे नहीं कर सकते, हम अपनी क्लाइमेट का कंपैरिजन तुम्हारे क्लाइमेट से कर सकते हैं। और इसके लिए ऑलरेडी आपको बताया गया था कि इसके लिए जो करेक्ट स्ट्रक्चर होता है वो ये होता है कि आप योर्स लिखोगे, इसका मतलब होता है योर प्लस नाउन, और नाउन क्या होगा, ये जो वाला क्लाइमेट होता है वही इनडायरेक्टली उसके अंदर हिडन हो जाता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट स्ट्रक्चर होना चाहिए वो चाहिए योर्स। तो ये आपको सेंटेंस को करेक्ट करना पड़ेगा। वैसे तो ये प्रोनाउन के चैप्टर का कंसेप्ट है, लेकिन इसका एग्जेक्टिव से टच है ना, तो उसमें भी पढ़ते हैं इसमें भी पढ़ते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 74 है, बीइंग ए वेल नोन साइंटिस्ट, बीइंग ए वेल नोन साइंटिस्ट ही वॉज इन्वाइटेड टू डिलीवर ए लेक्चर ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जैसे ही पढ़ने गए ना, तो यहाँ पे देखो ये सेंटेंस हमें नाउन दिखा, नो हमारा वर्ब दिखा। तो बीइंग ए वेल होने के नाते, ए साइंटिस्ट, ये भैया जो पूरा का पूरा आपका सब्जेक्ट यूनिट है, ये चाहिए आपको क्या, यहाँ पे चाहिए आपको एग्जेक्टिव। तो इसका जो है V3 वर्जन जो होता है वो होता है नोन, तो वेल नोन साइंटिस्ट बोलते हैं हम। बीइंग ए वेल नोन साइंटिस्ट ही वॉज इन्वाइटेड टू डिलीवर ए लेक्चर ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 75, अजय ग्लांस्ड अप एट हर लाफिंग। देखो एक तो प्रीपोजिशन दिया है, प्रीपोजिशन के बाद आपको चाहिए ऑब्जेक्ट, ये एंड से जुड़ा हुआ है, एट हर लाफिंग। अब हर क्या है, हर आपका एग्जेक्टिव है। किस तरीके का एग्जेक्टिव है, पॉजिटिव एग्जेक्टिव है। पॉजिटिव एग्जेक्टिव अपने बाद नाउन बगैर लिए तो मानेगा नहीं यार, नाउन लेना पड़ेगा। तो लाफिंग जो होता है, पहले तो आप ऐसे समझो, LAUGH, ये आपका वर्ब होता है और ये आपका नाउन होता है, समझ में आई बात। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव एग्जेक्टिव अपने बाद नाउन लेगा, तो नाउन लेने का मतलब ये हो गया LAUGH, लाफ होना चाहिए। लाफ अपने आप में वर्ब की तरह भी काम करता है, लाफ अपने आप में नाउन की तरह भी काम करता है। ये बातें जो है प्रैक्टिस से धीरे धीरे आने लगेगी, जिनको ना पता हो वो नोट करते हुए चलिए, शब्दों को सीखते वक्त उनके पार्ट ऑफ स्पीच भी अंडरस्टैंड करते हुए चलिए। नो स्टूडेंट्स इज एज इंटेलिजेंट एज प्रिया। देखो ये बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है, लिखा हुआ है नो स्टूडेंट्स। अब वैसे तो एग्जेक्टिव के चैप्टर में इसलिए डाला गया है क्योंकि नो यहाँ पे क्या है, नंबर बता रहा है, नो का मतलब कोई नहीं, तो यहाँ पे प्लूरल काउंटेबल नहीं। आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि नो के साथ जो आप लेते हो वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन लेते हो, सिंगुलर काउंटेबल नाउन लेते हो। और इसके साथ जो वर्ब लगाते हो ना, वर्ब भी आपका कैसा होना चाहिए, ये भी वर्ब आपका सिंगुलर होना चाहिए। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स की जगह आपको स्टूडेंट करना पड़ेगा। द पॉपुलेशन ऑफ मुंबई इज ग्रेटर देन इन एनी सिटी इन यूएसए। ये भी प्रोनाउन का क्वेश्चन है। देखो पॉपुलेशन, मुंबई के पॉपुलेशन का कंपैरिजन कर रहे हो यूएसए के किसी की सिटी के साथ, गलत बात है ना। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यूएसए की सिटी के पॉपुलेशन को कंपेयर करना पड़ेगा। अब यहाँ पे पॉपुलेशंस नहीं लिखा हुआ, पॉपुलेशन लिखा हुआ है, तो इसी को देख के हम ये डिसाइड करते हैं कि दैट ऑफ लगाएंगे या दोज ऑफ लगाएंगे। और ये किसके बाद लगाते हैं, हम हमेशा देन के बाद लगाते हैं, जो दूसरे पार्ट में देन लगा होगा उस देन के बाद हम लगाएंगे। द पॉपुलेशन ऑफ मुंबई इज ग्रेटर देन दैट ऑफ इन एनी सिटी, दैट ऑफ इन एनी सिटी इन यूएसए। और ये दैट ऑफ क्यों लगाए, क्योंकि हम इस वाले पार्ट को देखते हैं, द पॉपुलेशन को।
पॉपुलेशंस लिखा होता तो हम दोज ऑफ का इस्तेमाल करते, पॉपुलेशन लिखा हुआ तो दैट ऑफ का इस्तेमाल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 78 है द स्टेट्समैन हैज द लार्जेस्ट सर्कुलेशन ऑफ एनी इंग्लिश डायलीज। द लार्जेस्ट सर्कुलेशन, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, इंपॉर्टेंट लिख लो। इंपॉर्टेंट इसलिए लिखो यार कि देखो क्या होता है कि आप ना ऐसे करते हो वन वर्सेस ऑल, और एक तो होता है ग्रेटर देन लेस देन बताने की कोशिश करते हो, सेम वैरायटी में ग्रेटर देन लेस देन बनाने की कोशिश करते हो। तो इस वाले केस में आपको बताया गया है कि एनी अदर शब्द का इस्तेमाल करोगे, और इस वाले केस में जो आता है वो ऑल द का इस्तेमाल होके आता है। ज़्यादातर समय आप इस तरीके से बनाते हो, ठीक है। द स्टेटमेंट हैज़ द लार्जेस्ट सर्कुलेशन ऑफ एनी इंग्लिश डायरीज। अब एनी इंग्लिश डायलीज की जगह अगर इसको ऑल द इंग्लिश डायलीज कर दो, ऑल द इंग्लिश डायलीज कर दो, सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। एनी शब्द का इस्तेमाल आप वन वर्सेज ऑल में नहीं करोगे, इतना याद रखिएगा। एनी मतलब ये मैं ट्रिक बता रहा हूँ जिससे आप क्वेश्चन जो है अंडरस्टैंड कर पाओगे जल्दी जल्दी करने के लिए फटाफट, कि ये जो एनी होता है ना, सो वन वर्सेज ऑल में एनी नहीं इस्तेमाल करते, ऑल द इस्तेमाल करते हैं। इसको दूसरी तरीके से भी कर सकते हो, इसमें आप ऐसे कर सकते हो एमंग ऑल द इंग्लिश डायलीज, एमंग ऑल द इंग्लिश डायलीज। तो मतलब ऑल द इंग्लिश डायलीज भी लिखोगे तब भी ओके हो, और एमंग ऑल द इंग्लिश डायलीज रखोगे तो मीनिंग थोड़ी सी बदल जाएगी, लेकिन स्टिल वन वर्सेज ऑल का कंपैरिजन रहेगा। तो आप दोनों तरीके से सेंटेंस को करेक्ट कर सकते हो। बुक में जो इसका एक्सप्लेनेशन होगा वो एमंग के साथ दिया हुआ है, और आप सिर्फ और सिर्फ ऑल द लगा के भी सेंटेंस को करेक्ट कर सकते हो। इसके बाद है क्वेश्चन ईच चाइल्ड वॉज गिवन ए रेड ब्यूटीफुल बैलून। अब देखो ये कलर है और ये ओपिनियन है, कोई चीज ब्यूटीफुल है ये हमारा ओपिनियन है, और ये हमारा क्या है, कलर है। देखो कलर की स्पेलिंग COLOUR भी होती है, COLOR भी होती है। पुराना जो ग्रामर में स्पेलिंग लिया जाता था COLOUR लिया जाता था, अब जो ग्रामर में स्पेलिंग लिया जाता है COLOR लिया जाता है। तो ओपिनियन पहले आता है, कलर बाद में आता है। तो ईच चाइल्ड वॉज गिवन ए ब्यूटीफुल रेड बैलून, सेंटेंस का करेक्ट स्ट्रक्चर होगा। ओसास कैंप पे बहुत क्वेश्चन आता है। इट इज द बेस्ट होना चाहिए, देख के ही पता चल गया कि क्वेश्चन नंबर 80 तो मजाक का था। द ट्रैक इज डिफिकल्ट बट इट इज फॉर वर्थ द एंडेवर। देखो ये क्वेश्चन एग्जाम में जिसके भी आया था ना वो कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि यार मतलब ठीक है इसमें तो फ्रेज ही गलत दिया हुआ है, लिखा ना इज फॉर वर्थ। तो ये क्या है, ये आपका एक एग्जेक्टिव फ्रेज है, एक एग्जेक्टिव फ्रेज है, लेकिन ये गलत तरीके से लिखा गया। ये होता है वेल वर्थ, फार वर्थ जैसा कोई फ्रेज ही नहीं होता। तो आपको याद रखना पड़ेगा वेल वर्थ होता है, फार वर्थ नहीं होता है। ये आप कॉपी में आपको नोट करके रखना पड़ेगा कि फॉर वर्थ तरीके का कोई एग्जेक्टिव फ्रेज नहीं होता है, वेल वर्थ करके जो है एक एग्जेक्टिव फ्रेज होता है। अब जैसे लिखा ना इट इज, आप लिखे हो इट इज वर्थ, इसको ऐसे भी समझ लो, इसका ब्रेकडाउन समझ लो। इट इज वर्थ में इसी वाले सेगमेंट को बताता हूं। इट इज वर्थ है तो वर्थ ही आपका यहाँ पे एग्जेक्टिव है जो कि इट का कॉम्प्लीमेंट है, और इसका एक मॉडिफायर और ले लो जो वेल होता है। वेल आपका क्या होता है, ये वेल आपका एडवर्ब होता है। तो वेल वर्थ एक साथ जब मिक्स करते हो, जब बनाते हो तो ये पूरा एग्जेक्टिव फ्रेज बनाता है, और इस एग्जेक्टिव फ्रेज का मतलब होता है कि कोई चीज का वर्थ है, वेल वर्थ है मतलब ठीक है, उसको करने लायक है, उसको सुनने लायक है, उसमें उसको अहमियत देने लायक है। तो वेल वर्थ का मतलब होता है कि किसी को टाइम देने लायक है, अहमियत देने लायक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। द स्टेटमेंट हैज द लार्जेस्ट सर्कुलेशन ऑफ ऑल इंग्लिश डायलीज। अब यहाँ पे लिखा ना द स्टेटमेंट हैज द लार्जेस्ट सर्कुलेशन ऑफ ऑल इंग्लिश डायलीज, वन वर्सेज ऑल चल रहा है, तो ऑल द इंग्लिश डायलीज आप कर लो, ऑल द इंग्लिश डायलीज ऑफ ऑल द इंग्लिश डायलीज कर लो, या फिर इसी को एमंग ऑल द इंग्लिश डायलीज कर दो। एमंग के साथ लगा सकते हो, क्वेश्चन रिपीटेड है, उसमें एनी शब्द का इस्तेमाल था, इसमें एनी शब्द का इस्तेमाल नहीं है। तो द स्टेटमेंट हैज द लार्जर सर्कुलेशन, सॉरी द स्टेटमेंट हैज द लार्जर, ये यहाँ पे इशू की बजाय यहाँ पे इशू है। द स्टेटमेंट हैज द लार्जर सर्कुलेशन, हैज द लार्जर सर्कुलेशन की जगह यहाँ पे लार्जेस्ट होना चाहिए, लार्जेस्ट सर्कुलेशन, क्योंकि यहाँ पे एक तो ना द लिया हुआ है, तो द के साथ ER लगा हुआ है, एक तो यहाँ पे एरर है। अब ऑल इंग्लिश डायलीज है, थोड़ा इसको पर्टिकुलर सेंस में इस्तेमाल करोगे तो आप ऑल द इंग्लिश डायलीज लिख सकते हो आप, या इसको जो है एमंग ऑल द इंग्लिश डायलीज लिख सकते हो, एमंग ऑल द इंग्लिश डायलीज लिख सकते हो। अच्छा, इसके बाद का जो चैप्टर है वो चैप्टर है आर्टिकल का। अब जैसे मैं अभी एक्सप्लेनेशन लास्ट में देख के आया था कि ऑफ ऑल द इंग्लिश डायलीज, आप ये लगा सकते हो, एमंग ऑल द इंग्लिश डायलीज लगा सकते हो, ऑल द इंग्लिश डायलीज लगा सकते हो। इसमें ये द का इस्तेमाल नहीं है, ऑफ ऑल इंग्लिश डायलीज भी है। तो एक तो ये समझो कि ये स्ट्रक्चर्स करेक्ट होते हैं, ऑफ ऑल लगा सकते हो, ऑफ ऑल द लगा सकते हो, ये तीन के तीनों स्ट्रक्चर सही हैं, बस इनकी मीनिंग अलग होती है।
जब आप ऑफ ऑल का इस्तेमाल करते हो तो जनरल सेंस में बात करते हो, ऑफ ऑल द की बात करते हो तो द तब लगाया जाता है जब स्पेसिफिक सेंस में बात करना स्टार्ट करते हो, और एमंग तब लगाया जाता है जब मीनिंग में कुछ चीज़ें और ऐड कर रहे हो कि भाई आप बीच में कहना चाहते हो। तो ये तीन के तीनों स्ट्रक्चर जो है करेक्ट होते हैं अपने आप में। आर्टिकल द तब लगाया जाता है जब किसी चीज़ को आपको डेफिनेट करना हो, निश्चित करना हो, स्पेसिफिक करना हो, और ये अगले चैप्टर का हिस्सा है जिसमें आर्टिकल का यूज केस कहाँ करना चाहिए कहाँ नहीं करना चाहिए वो हम पूरा सिखाएंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 83, अब यहाँ पे ध्यान रखने का कि लार्जेस्ट सर्कुलेशन लिखा है, द लिखा हुआ है तो आपको लार्जेस्ट लिखना आना है, क्योंकि उधर एनी अदर नहीं है, ई आर के साथ एनी अदर होना चाहिए, और वैसे भी ई आर के साथ द नहीं लगाओगे ना, वन वर्सेस ऑल का केस है। 83, ऑल वर्क्स ऑफ क्रिएटिव राइटिंग हैव एस्थेटिक्स अपील। ये देखो जो क्वेश्चन है ये है नाउन का, ये नाउन का ऐसा है कि देखो यहाँ लिखा हुआ है हैव, अब हैव के बाद क्या है, हैव आपका वर्ब है, वर्ब के बाद आपका आता है ऑब्जेक्ट यूनिट। अपील होता है जो है वो नाउन होता है, एस्थेटिक भी होता है आपका नाउन, तो नाउन के बाजू में नाउन रखते हैं तो इसका प्लूरल वर्जन नहीं रखते हैं, तो बहुत माइनर सा चीज़ है जो ध्यान रखने वाली बात है। एस्थेटिक अपील लिखते हैं, अगर आप नाउन का चैप्टर ढंग से याद होगा तो ये क्वेश्चन तो नाउन का चैप्टर का, एडजेक्टिव का चैप्टर का है भी नहीं, लेकिन लेना देना तो है ना, तो आपको ये क्वेश्चन दोबारा से रिवाइज करके प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन नंबर 84 है, द ऑथर सेड ड्यूरिंग द प्रेस कॉन्फ्रेंस दैट देयर वर 2 फार्दर वॉल्यूम्स टू बी पब्लिश्ड। देखो फार्दर और फर्दर बताया गया था, यहाँ पे 2 और अतिरिक्त की बात हो रही है, फार्दर दूरी के लिए है, और FUR होना चाहिए, बाद में THER तो दोनों केस में रहता है, तो फर्दर मतलब एडिशनल और वॉल्यूम जो है वो पब्लिश होगा। और द ऑथर सेड ड्यूरिंग द प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ऑथर ने बताया कि भैया 2 और वॉल्यूम जो है पब्लिश होगा। क्वेश्चन नंबर 84 के बाद क्वेश्चन नंबर अगर मैं बात करूं 85 की, ही वॉज नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट बिकॉज ऑफ द कॉन्टिन्यूअल म्यूजिक बीइंग प्लेड नेक्स्ट डोर। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा, मैं हिंदी में मीनिंग बता दूं क्योंकि यहाँ पे थोड़ा रुकना पड़ेगा, एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा नीडेड है। ही वॉज नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट, वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा है क्योंकि जो म्यूजिक है वो लगातार बजे जा रही है, उसके जो नेक्स्ट डोर है उस पर लगातार म्यूजिक बने जा रही है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द और यहाँ पे लिखा हुआ है म्यूजिक, ये अनकाउंटेबल नाउन है, दुनिया में लगभग सभी बच्चों को पता हो गया होगा जो तैयारी कर रहे हैं, ये है एग्जेक्टिव। अब यहाँ पे बात ये हो रही है, कुछ बच्चों को लगेगा कि ये कॉन्टिन्यूअल जो है एग्जेक्टिव नहीं होता है या एग्जेक्टिव होता है, या रिदम के साथ कुछ बच्चे इसे सही कर जाएंगे, लेकिन आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें सीख के जानी है। कॉन्टिन्यू ये आपका वर्ब हुआ, इसके 2 एग्जेक्टिव फॉर्म होते हैं, एक होता है कॉन्टिन्यूअल, एक होता है कॉन्टिन्यूअल और दूसरा होता है कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस NUOUS होता है, NUOUS कॉन्टिन्यूअस होता है। तो कब कॉन्टिन्यूअल इस्तेमाल करते हैं, कब कॉन्टिन्यूअस इस्तेमाल करते हैं, दोनों के बीच का डिफरेंस समझिएगा कि कब कब किस किस पोजीशन पे चाहिए होती है। देखो कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है लगातार, और कॉन्टिन्यूअल का मतलब होता है रुक रुक के। जैसे मैं लिखूं डॉक्टर्स आर visiting the patients continual period, continual period is okay। मैंने बोला डॉक्टर्स आर विजिटिंग द पेशेंट एट ए कॉन्टिन्यूअल पीरियड, इसका मतलब यह है कि जो डॉक्टर्स है वो रोगी को देखने तो आ रहे हैं, लेकिन रेगुलर इंटरवल पे, लेकिन वो लगातार है, तो रुक रुक के आए लेकिन वो लगातार चलता रहे, तो इस केस में कॉन्टिन्यूअल का इस्तेमाल करते हो। और कॉन्टिन्यूअस तब इस्तेमाल करते हो जब कोई ब्रेक ही ना हो। तो मान लो अगर आप शिकायत कर रहे हो कि भाई हम कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे, इसका मतलब है कि बाजू में जो म्यूजिक है वो लगातार बजे जा रहा है, बगैर रुके हुए बजे जा रहा है। तो बगैर रुके लगातार चलना मतलब कॉन्टिन्यूअस होता है, रुक रुक के लगातार चलना मतलब कॉन्टिन्यूअल होता है। तो यहाँ पे जो आपको करेक्ट करना है वो कॉन्टिन्यूअल का कॉन्टिन्यूअस करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 86 है, द जॉब इज अंडर द डायरेक्ट ऑफ मिस्टर जोन्स। देखो जो डायरेक्ट होता है इसका एक नाउन वर्जन होता है जिसको बोलते हैं डायरेक्शन। डायरेक्ट आपका वर्ब होता है जिसका मतलब होता है कि आप किसी को डायरेक्ट करते हो, जो उसको आप आदेश देते हो, ठीक है, कि भैया ऐसे इंस्ट्रक्शन दिया ये काम करना, तो ये वर्ब होता है। लेकिन इसका एक नाउन वर्जन होता है जिसको आप बोलते हो डायरेक्शन। अब यहाँ पे देखो आर्टिकल द लगा हुआ है, आर्टिकल द के बाद इधर प्रीपोजिशन है, इसका मतलब है द अपने साथ अपना नाउन जरूर लेगा।
आर्टिकल द बगैर नाउन के नहीं आता, एग्जेक्टिव बगैर नाउन के नहीं आता, बीच में इसके एग्जेक्टिव आ सकता है, लेकिन सब देखी है, इसके बाद प्रीपोजिशन मतलब ये नाउन होना चाहिए, तो डायरेक्ट की जगह आपको डायरेक्शन लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 87 है, देयर इज फ्यू टाइम फॉर प्रिपरेशन। बोलते ना देयर इज फ्यू टाइम फॉर प्रिपरेशन। टाइम जो है आपका अनकाउंटेबल नाउन है और इसके लिए आप फ्यू इस्तेमाल नहीं करते हो, इसके लिए जो आप इस्तेमाल करोगे वो इस्तेमाल करोगे लिटिल। देयर इज लिटिल टाइम। अब इसके साथ लिटिल भी लगा सकते हो, ये आप इसके साथ ए लिटिल भी लगा सकते हो। रीजन क्यों, जब लिटिल लगाओगे तो इसका मतलब हो गया कि ना के बराबर समय तैयारी के लिए, ए लिटिल लगाओगे इसका मतलब है कि थोड़ा समय है। लेकिन यहाँ जो लगा हुआ है वो फ्यू लगा हुआ है, तो फ्यू नहीं लगाओगे, टाइम आपका अनकाउंटेबल है, टाइम काउंटेबल नहीं होता है। और अगर काउंटेबल है तो फ्यू लगाओगे, अनकाउंटेबल है तो लिटिल, तो टाइम के रेस्पेक्ट में जो है आप लगाते हो लिटिल लगाते हो। क्वेश्चन नंबर 88 है, द मैन इज द मोस्ट टालेस्ट। द मैन इज द टालेस्ट ऑफ ऑल द ग्रुप। क्या है, मैन है ना, द मैन इज टालेस्ट ऑफ ऑल द ग्रुप। मुझे मोहन लगने लगा था थोड़ी देर के बाद, टाल की बात है, तो मोस्ट और टालेस्ट एक साथ इस्तेमाल नहीं करोगे। द डॉक्टर सेज दैट द पेशेंट विल रिकवर इन फ्यू डेज। फ्यू डेज ना के बराबर दिन में रिकवर नहीं हो जाएगा, डॉक्टर क्या कहेगा, भैया कुछ दिन में रिकवर हो जाएगा, तो इन फ्यू डेज आपको करना पड़ेगा, डेज काउंटेबल है। दिस इज एन अर्जेंट मैटर विच में एडमिट ऑफ ए फ्यू डिलेज। ये बहुत अर्जेंट मैटर है और ये इसमें मतलब थोड़ा डिले आप कर सकते हो, तो विद एडमिट ऑफ ए फ्यू डिलेज। समझ में आई बात, दिस इज एन अर्जेंट मैटर विच में एडमिट। अब यहां पे जो लिखा है ना विच में एडमिट, ये एडमिट कर सकता है, मतलब ये थोड़ा डिले बर्दाश्त कर सकता है, थोड़ा डिले बर्दाश्त कर सकता है। ये हिंट है जिसकी वजह से आपको ये पता होगा कि डिले के साथ आपको ए लगाना है, ये आर्टिकल ए लगाना है। तो दिस इज एन अर्जेंट मैटर विच में एडमिट ऑफ फ्यू डिलेज।